बता दूँ कि 7:30 बजे मैं शालीमार एक्सप्रेस में बैठा हूँ इधर 24 तारीख को 25 पे हमने रिपोर्ट करना था उधर, तो 7:30 बजे मैं बैठा हूँ, तो हम पहुँचे थे अगले दिन तकरीबन 5:15 बजे स्टेशन पे। तो मैं इधर आपको मैं अपनी एक्सरसाइज के बारे में बता दूँ कि मैं इतना ज़्यादा फिट था कि मैं 7:30 बजे ट्रेन पे बैठा हूँ और मैं रात को 7:30 बजे पहली दफ़ा लेट के मैंने देखा। हालांकि मेरे पास बर्थ थी ट्रेन में, लेकिन मैं उस वक्त तक बैठा रहा हूँ और मुझे ये भी मसला नहीं था कि मैं थकावट में हूँ, बिल्कुल चिल था। मैं तकरीबन 2 घंटे लेटा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आई, इतना चिल था मैं। ये एक्सरसाइज से होता है। आप सब लोग, आज सर ने आपको बताया हुआ ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ो और एक्सरसाइज करो, ये चीज़ होती है, एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है इस पर। अभी ISSB में जो लड़के जो मेरे साथ इंटरेक्ट किया और मुझे उन्होंने जो बातें बताई मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये सारा कुछ एक्सरसाइज से होता है, आपका बिहेवियर बनता है एक्सरसाइज से। जो बंदा थक जाता है ना, वो उकता जाता है, उसके चेहरे पर नज़र आ जाता है ये उकताया हुआ है। आर्मी में बंदा उकताया हुआ नहीं चाहिए, उन्होंने बड़ा सख्त काम करवाना होता है उधर। तो मैं 7:30 बजे बैठा हूँ और 9 बजे मैं सोया था ट्रेन के अंदर। और मेरे साथ कई लड़के आदमी थे, 2 आदमी थे, एक यंग लड़का था, एक आदमी था। उन्होंने जाना था भावलपुर। वो भावलपुर तकरीबन आधे से भी शुरू पहले आता है, मुल्तान कैंट से आगे भावलपुर आता है। तो वो वहीं पे कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, कभी मेरी तरफ देख रहे हैं, कभी बाहर से निकल रहे हैं। मैं चिल करके उधर बैठा हुआ था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी मेरे में। और मैं ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करो। अगर आपको थकावट होती है आप सो जाओ। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, अगर आपने एक्सरसाइज की हुई है ना, आपको अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मुझे कोई मसला नहीं है इस बात पे, आप इजीली इस चीज़ को, ये कोई मसला नहीं है तो सफ़र ही कोई नहीं। हमारी एज क्या है अभी? तो ये मैंने 9 बजे सोया, फिर 4-5 घंटे के बाद मेरी नींद उड़ गई। उसके बाद मैं दोबारा उठा हूँ, फिर स्टेशन पे पहुँच के मैं मोबाइल चार्ज लगाया। मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेन में जो चार्जर नहीं देंगे। मोबाइल चार्ज पे लगाया, फिर मैं जाके नहाया उधर स्टेशन पे। नहा के मैं तैयार हो गया, फिर जाके बाहर निकल के नाश्ता किया और उधर से मैंने पता किया तो मुझे एक आदमी कहता है कि ISSB वालों को इधर लेने आते हैं। तो मैं वापस अंदर आ गया। अंदर आके मैंने रिक्शा वाले से पूछा, उसने कहा नहीं यार वो मलीर उधर है। तो मैं फिर बाहर निकला, तो उसने कहा कि इस तरह बस पे बैठ जाना तो आपको पहुंचा देगा। पानी मिल गया तुझे? इधर मैं बस पे बैठा, तो वो तकरीबन इधर से बनती है, वो 20-25 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से कराची के। तो उधर हमें मलीर में उतार दिया। तो हम गए हैं ना, तो कराची में कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई। कराची मलीर के जो एंट्रेंस है ना, उस पर एक बंदा बैठा हुआ होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेगा कि आपको कॉल आई है नहीं। तो उनको दिखा देना, अगर कॉल लेटर है तो दिखा देना, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट दिखा दोगे तो वो आपको एंटर होने देंगे। अब हम अंदर चले गए हैं, मलीर सामने बिल्कुल मलीर सेंटर है, और बाहर हमें बैठ के हमसे एक फॉर्म फिल करवाया था उन्होंने। उस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम होता है, पेरेंट्स का नाम होता है, पेरेंट का मतलब फादर का, आपके फादर की मंथली इनकम है और कुछ ऑक्यूपेशन वगैरह, बस और कुछ नहीं होता उसमें। और उधर आपका मोबाइल ले लेंगे, वो फॉर्म फिल करवा के आपको अंदर ले जाएंगे। हमारी कोई चेकिंग नहीं की थी उन्होंने कहा मोबाइल है सबमिट करवा दें, कोई चेकिंग नहीं की। हमें हमारे बैग को देखा भी नहीं उन्होंने। गुजरांवाला में 3-4 दफ़ा कपड़े बंदे के फेंकते हैं बाहर, ऐसे जैसे पता नहीं ऐसे ही आए हुए हैं हम, लेकिन उधर कोई चेकिंग वगैरह नहीं, ऐसे ही अंदर एंटर कर लिया हमने। फिर अंदर जाके हमें बैरिक्स में हमारा सामान रखवाया और हमें जिना हाल में ले गए। उधर जिना हाल है, इधर गुजरांवाला में जौहर हाल है। तो जिना हाल में हमें बिठाया और जैसे जैसे लड़के आते गए वैसे वैसे फॉर्म फिलिंग करवाते हैं। फॉर्म फिलिंग होती सारी स्टार्ट में ही है, लेकिन उससे पहले वो आपको बता देंगे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक का और FSC का सर्टिफिकेट्स होते हैं और साथ में रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल वाले, वो आप उनको दे दोगे। अगर आप रिकमेंड होते हो तो वो GHQ चले जाते हैं। अगर आप नॉट रिकमेंड होते हो तो वो जो नॉट रिकमेंडेशन लेटर आना होता है ना पोस्ट ऑफिस में, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे रीजनल वाले, ये टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। इसके बाद जैसे लड़के आ गए सारे, तो हम सबको फॉर्म फिलिंग करवाते हैं। अब फॉर्म फिलिंग का केस ये है कि सबसे पहले 4 फॉर्म आएंगे, वो बड़े वाले फॉर्म हैं उनकी, जिस तरह एक शीट होती है ना, शीट के 4 पेजेस हैं, उस तरह एक फॉर्म होता है, वो एक गिना जाएगा और वो 4 उस तरह के होंगे, एक शीट 4 शीट्स होंगी। उन पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके नाम, पेरेंट्स का नाम, और वो जैसे कहेंगे वैसे फिल करना है। अब जैसे ये फॉर्म चल रहा है ना, तो आपको बोलेंगे कि हम आपको बताएंगे यहाँ तक आप फिल करो, तो आपने वहाँ तक फिल करना है। फिर अगला सेक्शन करवाएंगे, फिर अगला सेक्शन, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा फॉर्म फिल करवाएंगे। जल्दबाजी वाली कोई ज़रूरत नहीं है। 4 फॉर्म बिल्कुल सिमिलर है। उसमें आपके ऑक्यूपेशन, ये जो आप इनकम लिखते हो ना, ये सारी एक जगह पे सेम लिखा करो, क्योंकि उधर पता नहीं कितने फॉर्म फिल करवाने हैं। 4 पहले तो आपके एंट्रेंस पे एक हो गया, छोटा सा फॉर्म, छोटा पेज होता है, एक वहाँ पे हो गया। कुछ आपने इनिशियल टेस्ट में किए होंगे, कुछ बड़े फॉर्म फिल किए होंगे ना आपने। कोशिश करो कि सारे में इनकम सेम हो। अगर आपके पास कोई रीज़नेबल कोई वजह है जो आप उनको कन्विंस करोगे यार हमारी इनकम चेंज हो गई है, तो फिर ठीक है। अगर आपकी इनकम सेम ही है तो आप सेम ही लिखोगे। साइकोलॉजिस्ट फॉर्म पे भी ऐसा माल होता है, तो उसमें सारा कुछ सेम होना चाहिए आप सबका। फिर आप ये सारी चीज़ें फिल कर लोगे। इसमें वो क्वेश्चन नहीं होते, वो साइकोलॉजिस्ट फॉर्म में होते हैं
कि आपको कौन से दोस्त पसंद है। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, इसमें आपका ये भी पूछेंगे आपने अगर कोचिंग अकेडमी रखी हुई थी ISSB के लिए, वो भी बता दें। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन भी है, लैपटॉप्स की भी है, और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी है। फिर आपका स्क्रीन टाइम कितना होता है, आपका फेसबुक कितने टाइम के लिए यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम कितने टाइम के लिए यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आपने उधर लिख देनी है। और वो सिंपल सा क्वेश्चन, आप साइबर क्राइम का भी आपने रिपोर्ट, साइबर क्राइम के बारे में बता दें, आपका कोई रिलेटिव आर्मी में है उसके बारे में बता दें, उसकी रैंकिंग्स, आपका कोई भाई है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है बस सादा सी। आपके बहन भाइयों के बारे में पूछेंगे वो क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ा होगा उन्होंने, बस ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन चारों फॉर्म्स में। ये चारों फॉर्म पहले आपको एक फिल करवाएंगे, उसके बाद आपको टाइम देंगे कि आप इससे कॉपी करके बाकी सारे को फिल करो। आपने कॉपी करने हैं 4 फॉर्म, चारों के चारों आपने फिल कर दिए। उसके बाद केस था कि हमारे ऐसे भी इन्होंने लिखवा दिया था। गुजरांवाला में ये हुआ था कि पहले दिन सिर्फ फॉर्म फिलिंग थी, हमारे कंप्यूटर पे फॉर्म फिलिंग नहीं हुई इस दफ़ा। पिछली दफ़ा हमारे कंप्यूटर चल नहीं रहे थे, तो हमें जो सिंपल फॉर्म था रिटर्न वो फिल किया है। तो ये जो स्टाफ था ना, इन्होंने कहा कि आपने ऐसे लिखना है। फिर हमें एक शीट दी, उस पर सेम शीट 4 पेजेस, तो उसके एक पूरी जो शीट होती है जिस तरह से, चारों पेज पे लाइंस बनी हुई थी। पता नहीं लाइंस मुझे नहीं याद, पर चार पेज थे। सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर बताएंगे, आपका चेस्ट नंबर आपको मिल जाता है उधर, और बैज आईडी, जो बैज आईडी होती है वो सारे के सारे 100 लड़कों की सेम होती है। हमारी थी PSWE थी, तो हमारे सारे फॉर्म की सारे बैज की यही थी। अभी जो बैच गया है ना 29 को, उनकी PSWF थी, तो ये आपको वो बता देंगे उधर, तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। वे ये आपको लिखवा देंगे। उसके बाद आपका नाम होता है, पूरा नाम, तो वो आपने लिख दिया। उसके बाद आपको स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन होती है जिस तरह ये बड़ा कमरा है, ये बड़े कमरे जितनी स्क्रीन होगी, पूरी दीवार जितनी, वो उस पर प्रोजेक्टर लगाएंगे। प्रोजेक्टर से आपको सामने सारा टॉपिक नज़र आएगा। अब टॉपिक एक नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल को एजुकेशन ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, वो पूरी लाइंस होती हैं, 8-10 लाइंस होती हैं, उसमें आपने एक्सट्रैक्ट करके। इस दफ़ा इन्होंने नहीं बोला था कि आप टॉपिक का नाम भी लिखो, इस दफ़ा इन्होंने बोला कि जो सारी लाइंस लिखी हुई है ना, ये आप सारी दोबारा लिखो, इस पर आपने ऐसे लिखना है सारा का सारा। 300-400 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो वैसे आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो हमारी दफ़ा एजुकेशन था, एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सिंगर करिकुलम था, इस हवाले से कोई मसला उन्होंने लिखा हुआ था। ऐसे में हमने सारा टॉपिक उस पर लिखना है। तो एजुकेशन के बारे में बंदा बेतहाशा लिख सकता है, आप में से कोई भी लिख सकता है। तो उन्हें अन्नाधुंध लिखा उस पर ऐसे, काफ़ी ज़्यादा लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद हमारे फीमेल साइक आ गई। इस पर गुजरांवाला सेंटर में केस डिफरेंट था। गुजरांवाला में अगले दिन सारे मेल साइक आए, उन्होंने सारा साइकोलॉजी फॉर्म अगले दिन फिल करवाया था। अब आज ही फीमेल साइक आई, 2 फीमेल साइक थी, एक काम करवा रही थी, शायद दूसरी ट्रेनिंग ले रही होंगी। तो उन्होंने हमसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट फॉर्म था वो फिल करवाया। उसमें 2-3-4 टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी अपनी कोई बातें लिख दें। तो मैं अपनी बातें नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जब बंदा सोचता है ना इस चीज़ के बारे में, तो जो किसी का जवाब सुना हुआ ना, तो बंदा लिमिटेड हो जाता है। अचानक से उसमें बंदा चला जाता है कि मुझे इस बंदे ने ये बताया था, तो आप फिर सोच नहीं सकोगे, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता आप लिमिटेड हो जाओ। ये था। इसके बाद था व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई। इसमें जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो लिख दो। फिर अगले पेज पे था व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ नॉट सिलेक्टेड एंड वाई। ये सारी चीज़ें वाई के साथ होती है। आर्मी में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वाई वाला। आपने जो रीज़न बताई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप वाई बताओगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करो। और उसके नीचे एक छोटा सा ऐसे लिखने के लिए एक टॉपिक बना होता है। उसी ये जो एक साइकोलॉजिस्ट फॉर्म है ना, ये एक शीट है। आपने जब फॉर्म फिल कर लिया, उसकी दूसरी साइड पे जगह बनी हुई होगी, टॉपिक नेम, और नीचे आपने उसके ऊपर लिखना है। ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी लाइफ रिलेटेड होगा। अब ऐसे तो हमारी एजुकेशन हमारा लाइफ रिलेटेड नहीं है ना, ये पाकिस्तान के कंप्लीट कलेक्टिव मसला हो सकता है, कोई भी, पाकिस्तान का हो, दुनिया का, कोई भी। लेकिन ये जो साइट ने आपसे टॉपिक लिखवाना है, ये आपकी लाइफ के बारे में पूछ रहा होगा। जैसे लास्ट टाइम था हमारा द न्यूज़ दैट शॉक्ड यू। तो जैसे ये टॉपिक हमारे जहन में आता है, जब बंदा सुनता है ना, तो बंदे को यूजली नेगेटिव फीलिंग आती है कि नेगेटिव से शॉक लगता होता है। लेकिन बाज़ का इतनी अच्छी खबर भी बंदा मिल जाती है बंदे को, जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, उससे भी बंदे को शौक लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहो। इस दफ़ा हमें आया था अ स्ट्रेंज मोमेंट इन योर लाइफ। तो आपने अपनी मोमेंट ज़िंदगी का एक स्ट्रेंज मोमेंट लिखना है। तो मेरे साथ एक घोड़े के साथ एक स्ट्रेंज मोमेंट हुआ, तो मैंने वो लिख दिया। तो इसके बाद नीचे साइन करवा देते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट फॉर्म भी सिंपल सा है। अच्छा, इसमें यह है कि साइकोलॉजिस्ट फॉर्म में ना कुछ चीज़ें आपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, कुछ स्मॉल में लिखनी है। वो आपको साइक बताएगी कि जैसे नेम है ना, तो नेम में NAME भी कैपिटल ही लिखा हुआ था। तो उसने बोला कि जो चीज़ आपसे कैपिटल लिखी हो, आपने उसका जवाब भी कैपिटल लिखना है। तो जब वो बता रहा हो या बता रही हो, आप गौर से सुना करें। अब बच्चे उधर क्या करते थे, उधर था स्पाउस नेम।
स्पाउस बोलते हैं बीवी को। अब फीमेल साइक ने 3-4 दफ़ा बोला है कि स्पाउस नेम में आपने कुछ नहीं लिखना। ज़ाहिर है जो पीएमए लोग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं वो मैरिड नहीं होते, वो सिंगल होते हैं। अब 4-5 बंदे अंधाधुंध पूछ ही जा रहे हैं मैम स्पाउस नेम में क्या लिखना है। यार ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। या तो आपको समझ नहीं आई तो आप उसी वक्त हाथ खड़ा करो, मैम मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आपने ये भी बता दिया कि मुझे समझ भी आ गई और फिर दोबारा पूछे जा रहे हो ना, तो फिर ये तुक नहीं बनता। उधर कैमरास लगे हुए थे ISSB मलीर में, जिनाह हॉल में 4 कैमरास प्रोमिनेंट लगे हुए थे। ये लंबा सा जिनाह हॉल है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, फिर थोड़ा सा दरमियान में जाके इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, और वो घूमते भी हैं जिस तरह वो पंखा घूमता है ना उसी तरह घूमते भी हैं वो। जो गुजरांवाला का हॉल था इधर में नहीं लगे हुए थे, हमने काफ़ी ढूंढे नहीं थे, हम ही नहीं मिले। इधर कराची वालों ने प्रोमिनेंट लगाए हुए हैं, बड़े कैमरास लगाए हुए हैं, तो आपकी कंटिन्यूस सर्वेलेंस हो रही है। एक दफ़ा मैंने देखा था कि जब लाइट गई, एक दफ़ा लाइट बंद हो गई लेकिन कैमरास चल रहे थे दोनों, तो आपने ये नहीं बोलना सोचना कि लाइट गई है तो डाल दो काम अपना जो डालना है उधर। ये स्ट्रिक्ट होके नहीं बैठना आपने। असल में ये जो आप बैठते हो ना, ये आपका बिहेवियर शो करता है। यूजुअली जो पठान लोग होते हैं ना, वो ऐसे चौड़े होकर बैठते हैं और उनमें गरूर नहीं होता, वो उनकी चाल ही ऐसी होती है, इसी वजह से वो सिलेक्ट होते हैं। हम जो पंजाबी लोग हैं ना, हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता यूजुअली आम तौर पे, तो जब हम ऐसे अकड़ के बैठते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि यार ये फेक कर रहा है, ये गरूर में बैठ रहा है कि जैसे शायद दिखा रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, असल में तो होता नहीं है। जब वो बात करते हैं तो हम ऐसे सुकड़ जाते हैं, जब वो वैसे कोई देख नहीं रहा होता तो हम ऐसे चौड़े होकर बैठते हैं। तो आपका बिहेवियर वहाँ पे आपने शो करना है जो सही वाला बिहेवियर है, और आप कोशिश करो कि अगर आप अकेडमी में आए हुए हो तो अपनी इंप्रूवमेंट्स को उधर दिखाना है आपने, इंप्रूव करो। जो खास तौर पे जो रिपीटर्स हैं वो आपसे बार बार पूछेंगे, हर बंदा पूछेगा, GTO पूछेगा, डिप्टी पूछेगा, अगर साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू होगा वो भी पूछ लेगा पिछली दफ़ा क्यों रह गए थे। तो आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए, और अकेडमी वाली रीज़न नहीं बतानी कि मैंने जी तैयारी नहीं की थी। तो ये हो सकता है कि अगर बंदे ने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की तो ये बता सकते हो आप, तो फिर वो कहेगा कि इस दफ़ा तैयारी की है, तो आप उधर सोचने नहीं लग जाना, तो कहना यार मैं यूट्यूब से तैयारी की है। तो मैंने भी कुछ चीज़ें बताई थी, वो आगे चल के आपको बता दूंगा कि मैंने क्या बताया था उसे। तो अब फॉर्म कहाँ पे थे हम? साइकोलॉजिस्ट के फॉर्म कैमरास पे। हाँ, अब ये यहाँ पे ये सारा कुछ वाइंड अप हो जाता है जब उसने छोटा ऐसे लिखवा लिया फीमेल साइक ने, अब हमारा दिन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यूजली वैसे 5 दिन होते हैं ISSB में। पहला होता है अराइवल पे बंदा धुंध खा लो खैर है, नहीं अराइवल पे थोड़ी बैट होता है यार, मैट भी नहीं होगा अगले दिन, वो अगले दिन होगा यार, बताता हूँ सबर करो। अराइवल पे अंधाधुंध खाओ मेस पे, कोई मसले वाली बात नहीं। अगले दिन अगले दिन पर्सनैलिटी टेस्ट बोला था उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट नहीं बोला था। जब आपसे कोई पूछेगा तो आपने वही वर्ड बताना है जो आपने सुना हुआ था। पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ अगले दिन सारा, और आपने अंधाधुंध खा लेना उस मेस, जितना मर्जी खा लो, आपसे कोई फिजिकल काम नहीं करवाएगा। और रात को 4-5 दिनों में रात के बाद जब डिनर हो जाता है ना, तो आप डिनर में भी खा सकते हो। रात को जब इशा हो जाती है, मगरिब हो जाती है, इसके बाद काम नहीं करवाते, फिजिकल मेंटल कुछ भी नहीं करवाते। तो लेकिन जब GTO डे होते हैं ना, पहले अराइवल है, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट है, ये 2 आप अच्छे तरीके से खा लो। फिर 2 दिन होते हैं GTO के, तीसरा दिन होता है डिपार्चर का, यानी लास्ट है 5वां दिन। उस पर आप कोशिश करो कि उतना खा लो कि आपको ना तो भूख लगे ज़्यादा तंग, और ना इतना खा लो कि आप अगर आपको वो ऑब्स्टिकल्स के लिए या टास्क के लिए कोई बुला ले तो आप तंग नहीं होना उधर। तो जैसे लड़के बताते हैं कि वो इतना भागे कि वो उनका जो खाना था वो बाहर आ रहा था, वॉमिटिंग हो जाती है उधर। कम खाया करो, कोई मर नहीं जाते हो आप। वैसे मैं जब आया था ना तो मेरे घर वाले कह रहे थे तुम्हें पहचाना नहीं पहली दफ़ा ज़िंदगी में, इतना कमज़ोर हो गया तुम। तो उधर अपने खाने का ख्याल रखना है उधर ख़ास तौर पे। अगले दिन अब हमें जब रात को आप भेजेंगे ना तो आपको बता देंगे उधर ही जना हाल में कि हमने आपको सुबह इतने बजे उठाना है, या आपको कमरों में आके बता देंगे आपको हमने इतने बजे उठाना है, आप अपनी तैयारी करके सोइएगा। अगले दिन आपको उठाएंगे, तो हमें उठाया था तकरीबन 7:30 बजे, हमने जना हाल में जाना है, तो नमाज़ भी पढ़नी होती है, तैयार भी होना होता है। फिर मैं एंड पे आपको ड्रेसिंग का भी बता दूंगा, ज़्यादातर लोगों को ड्रेसिंग का भी इशू होता है कि हम क्या लेके जाएँ, क्या पहनेंगे उधर जाकर। तो हमें सुबह अगले दिन पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए उठा लिया। अब सारे फॉर्म फिलिंग हो गई थी हमारी, हम गए हैं जना हाल में, जाते साथ उन्होंने हमें बताया था कि भाई 7:40 पे ना आपका वो जो स्क्रीन पे ब्रीफिंग होती है ना वो स्टार्ट हो जानी है, तो आप अपने टाइम पे पहुँच जाइएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम सारे पूरा बैच 87 का बैच आके उधर जना हाल में बैठा हुआ था। अब हम गए, हमें उन्होंने सबसे पहले जो वैट था उस पर नहीं सॉरी पहले इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में उसने हमें ब्रीफिंग दी। एक मेल साइक आए थे, अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा था, उसने हमें आके ब्रीफिंग दी थी, और साथ साथ हर टेस्ट की ब्रीफिंग साथ साथ होती है। पहले हमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस करवाए थे, तो वो 4 पेज होते हैं अलग अलग,
पहले आपको एक देंगे, वो आप 6 मिनट का टाइमर लगा के आप फिल करेंगे, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, चारों फॉर्म्स ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के चेक हो जाएंगे। एक वर्ड था उसमें ग्लैमर में, तो ग्लैमर का इंग्लिश का वर्ड है, ये उर्दू में आया हुआ था, तो मुझे इसका मीनिंग नहीं आता था, मैंने स्किप कर दिया। जिसका आपको मीनिंग नहीं आता वो स्किप कर दो, लेकिन जिसका आपको मीनिंग आता वो लिखना ही लिखना है, नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बना के लिखना ही लिखना है। जब आप सेंटेंसेस दरमियान में छोड़ते हो ना, तो वो उसको पता चल जाता है कि इसके दिमाग में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आई है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव लिखो, और इतना भी पॉजिटिव नहीं हो जाना कि सारी ऑब्जर्वेटरी सेंटेंसेस नहीं लिख देने। बंदे की पर्सनैलिटी में नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। अगर सर ने आपको ब्रीफिंग तो सारी दी हुई है, सर की ब्रीफिंग सुनने के बाद कोई मेरे ने ख्याल को मेरा बताना को बनता है, वैसे कोशिश करो कि दरमियान में नहीं छोड़ना। एंड पे छूट जाए तो वो होता है कि बंदे की राइटिंग स्पीड स्लो होती, बंदा नहीं मिल पाया टाइम पे, लेकिन दरमियान में नहीं छोड़ना है। ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा गैप बन जाता है, ये गैप फिल नहीं होगा बाद में। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो गए, उसके बाद आ जाता है वैट। तो वैट में भी उसी तरह हमने ब्रीफिंग दी थी उसने हमें, और वैट में पूरे मेरे 100 के 100 ठीक हुए थे, मैंने मतलब 100 के 100 लिख लिए हुए थे। एक वर्ड था टैक्ट, TACT, तो उसका मुझे मीनिंग नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। तो पहले उसने हमें ब्रीफिंग दी कि 10 सेकंड्स के लिए एक वर्ड पेयर होगा, उस पर आपने सेंटेंस बनाना है, तो उसने हमें प्रॉपर बताया था। अच्छा, ये जो मलीर वालों की ये जो ब्रीफिंग थी ना, ये बड़ी सख्त वाली थी, अच्छे वाली ब्रीफिंग थी। ये गुजरांवाला तो ऐसे ही करते हैं, बस लिखते जाओ, जैसे सारों को पता है पहले ISSB क्या होना है। वैसे इधर भी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी ISSB के बारे में जब मैं गुजरांवाला में गया था, लेकिन मैंने सारा टेस्ट मुझे ऐसे ही लगा जैसे मुझे पहले से पता था। लेकिन जो मलीर वाले हैं वो ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, वो आगे जाके भी आपको बताता हूँ। तो वैट हो गया हमारा 100 के 100 वर्ड्स। वो जो स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, उधर प्रोजेक्टर है, ये स्क्रीन है, ये सारा कुछ आपको नज़र आएगा कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, आपने लिखते जाना बस। तो वर्ड्स को रिलेट करना है, ये तो आपको बताएंगे भी कि अगर आपके दिमाग में कोई सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप कोई वर्ड लिख दो उससे रिलेटेड, कोई फ्रेज़ लिख दो। तो लेकिन कोशिश ये करेंगे, वो सारा आपको बताएंगे, कोशिश ये करें कि सेंटेंस ही बनाओ, लेकिन अगर नहीं बना पाते तो फिर ऐसे वर्ड लिख दो या कोई फ्रेज़ लिख दो। अब इसके बाद वैट भी हो गया। इसके बाद आ जाते हैं पिक्चर स्टोरीज़। पिक्चर स्टोरीज़ में भी उसने अगेन हमें बता दिया, हर चीज़ से पहले आपको एक एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल बता के समझाएंगे आपको, ये एग्जांपल आती है, इस तरह वर्ड आएगा, इस तरह आपने सेंटेंस बनाना है। तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस उसमें भी एक एग्जांपल आती है, वो आपको बताएंगे इस तरह आपने सेंटेंस बनाना होता है। पिक्चर स्टोरीज़ में हमारी थी कि एक बंदा दरमियान में खड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द लड़के और लड़कियाँ हैं, वो कुछ चीज़ बात ही कर रहा होगा। तो अब इसमें कोई भी, जैसे मैं खड़ा हूँ ना इधर, मैं आपको ये सिर्फ एक ही स्टोरी बताऊँगा। जैसे मैं इधर खड़ा हुआ ना, तो मैंने इस पर बनाया था कि मुझसे मेरे गाँव वाले लोग कंसल्ट करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, ये मैंने बनाई हुई थी स्टोरी। तो मैंने थोड़ी सी जो डिस्क्राइब की, थोड़ी सी, अब इतनी सी नहीं लिखी, थोड़ा सा ज़्यादा लिखे। और स्टोरीज आपको स्टोरी बोल रहे हैं ना, तो स्टोरी एक लाइन की नहीं होती, स्टोरी कुछ 8-10 लाइन्स की बनाएं आप कम अज़ कम। तो सारी की सारी इंग्लिश में लिखनी होती है, उर्दू में नहीं होता कुछ भी उधर। तो ये सारा कुछ आपने इंग्लिश में लिखना है। ये स्टोरी बना ली आप। एक स्टोरी थी कि लड़की विंडो के पास बैठी हुई है, एक लड़का उसे देख रहा है। इस तरह एक दो और स्टोरीज़ भी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही। ये 4 पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं, 2 होती हैं पॉइंटर स्टोरीज़। पॉइंटर स्टोरीज़ इस तरह से कि वो आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी स्क्रीन पे अगेन, तो वो आपको बोलेंगे। अब हमें गुजरांवाला में उन्होंने बोला था कि आपने आगे से स्टोरी कंटिन्यू कर दें, इधर उन्होंने बोला था कि पहले आप वो वाली लाइन लिखोगे, जब आप लाइन लिखोगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमने वो वाली लाइन लिखी, पहली थी कि इट वाज नॉट माय इंटेंशन बट, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। तो मैंने इस पर अपनी लाइफ रिलेटेड एक स्टोरी बना दी थी सारी, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी स्टोरी थी वो। इसके अलावा एक और स्टोरी थी यार, मेरे वो अभी जहन में नहीं आ रही, तो ये मैंने अपनी डीमेरिट में लिखा हुआ कि मुझे चीज़ें बोलती बड़ा है, तो मैं अगर एंड पे याद आई तो मैं आपको लाजमी बता दूँगा पॉइंट स्टोरी। तो इसके बाद हमारा जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड था वो कंप्यूटर पे हुआ था, OPI भी कंप्यूटर पे हुआ था। अब जो फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू और अपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में आया ना, वो उस बंदे ने कंप्लीट इन चीज़ों को खोल के रख दिया, इन दोनों चीज़ों को। जब मैं गुजरांवाला में था ना, तो मेरी बहुत बड़ी गलती हुई थी ये पर्सनैलिटी टेस्ट में, कि मुझे पता ही नहीं था कि इधर मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं। मैं पता नहीं इधर क्या लिखा हुआ था लास्ट अपीयरेंस में जब मैं नोटिफिकेट हुआ था। तो अभी उसने जो मेल साइट था ना, उसने हमें सारा बताया। उसने कहा कि यार बेटा, मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, इसमें आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं जो आपके दोस्तों के हवाले से या अपने ओपोनेंट्स के हवाले से आपके हैं। उसने फिर बाकायदा एग्जांपल दी। उसने कहा कि कुछ लड़के लिखते हैं कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो कहता है कि यार आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, आप अपने लिए पढ़ते हो, आपको कोई दोस्त इस वजह से आपका दोस्त नहीं है कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हो। इस हद तक उसने डिस्क्राइब किया हुआ था। अगर आप में से कोई बंदा लिखता है ना कि मेरा मेरिट है, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, तो काइंडली उसको चेंज कर लें। ये आपका पर्सनैलिटी का मेरिट नहीं है, ये आपकी एक अच्छी हैबिट है, ये कभी भी छूट सकती है। वैसे
कोशिश यही करें कि नमाज़ पढ़ें, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये उधर का साइट भी यही कह रहा है कि ये आपकी पर्सनैलिटी का वो वाला मेरिट नहीं है जिसकी वजह से दोस्त आपके दोस्त बनते हैं। वो आपका फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हैं कि आपके दोस्त आपके से दोस्ती क्यों करते हैं, आप उनको क्यों अच्छे लगते हो, या आपके ओपोनेंट्स क्यों आपसे नफरत करते हैं, आपके आपके डीमेरिट्स वाकई पर्सनैलिटी की क्या है, ये उधर लिखने हैं आपने जाके। कम अज़ कम 5-5 इधर से लिख के जाओ। लेकिन मैंने तो किया था, मैंने 10 मेरिट्स और 10 डीमेरिट्स नोटबुक पे लिखे थे, सोच के, अपने ये रटा नहीं मारा था, सोच के जो वाकई मेरी पर्सनैलिटी के थे वो सारे मैंने लिखे और वो मेरे जहन में बैठे हुए थे, वो मैंने उधर जाकर पेस्ट कर दिए। 5-5 लिखे। अब बाकी के 5-5 आपको इंटरव्यू में काम आएंगे। जैसे इधर इनिशियल इंटरव्यू में 155 में हुआ था ना कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अदर देन योर बायोडाटा फॉर्म, तो ये उधर भी आपको बोल सकता है कि अपनी पर्सनैलिटी के मेरिट्स लिखो जो आपने उधर साइक टेस्ट में नहीं लिखे हुए। तो आप उधर बजाय इसके कि आप सोच में बहुत ज़्यादा लंबी सोच में पड़ जाओ, आपको थोड़े बहुत याद हो तो आप सोच सोच के थोड़ा बहुत बता दोगे उनको। डीमेरिट्स पूछेगा तो भी बता दोगे। और कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में लोगों को लगते हैं लेकिन आपको नहीं लगता। जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं तुम लेज़ी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं लेज़ी हूँ। तो मैंने इसको एंड पे रखा हुआ था। अगर मुझे डिप्टी ने पूछा या साइक ने पूछा या जीटीओ ने पूछा कि आप अपना एक ऐसा डीमेरिट बताओ जो आपकी पर्सनैलिटी में है नहीं लेकिन लोग बोलते हैं कि आप में है, तो मैं ये लेज़ीनेस बता देता। इसी तरह की एक तो चीज़ें काफ़ी हैं इस चीज़ के लिए, ये आप चीज़ें सोच के जाओ। अच्छा, ये जो ISSB है ना, ये सारा का सारा बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इसमें रिटन कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसमें रटा लगाने वाला कोई चीज़ नहीं है। ये सारा का सारा बिहेवियर डिपेंड करता है आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको क्या चीज़ शो करवा रहे हो। आप पहले से तैयारी करके जाओगे ना, वो भी आपको बोलते हैं। आप यूट्यूब से किसी भी एक्स GTO की, एक्स डिप्टी की इंटरव्यू देख लोगे, GTOज़ के इंटरव्यू पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो आपको यही बोलते हैं कि तैयारी करो ISSB की, अपनी पर्सनैलिटी को रिसर्च करो कि आपकी पर्सनैलिटी असल में है कि आप सूटेबल हो कि नहीं आर्मी के लिए। अगर आपने रिसर्च नहीं की हुई तो वो जब आपसे पूछेगा तो आप सोच में पड़ जाओगे, तो उसे पता चल जाएगा कि इस बंदे को अपना ही नहीं पता। वो क्या बंदा होता है जिसको अपनी पर्सनैलिटी का ही नहीं पता कि मैं चीज़ क्या हूँ। इस तरह आप रह जाते हो। लोग, ज़्यादातर लोगों के रहने की वजह ये होती है, उनको पता ही नहीं होता कि आप लोग चीज़ क्या हो। तो जब पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ है ना, तो सुबह हमें 7:30 बजे बिठाया था, तो तकरीबन 12 बजे तक रिटर्न हुआ, 11 साढ़े 11 बजे तक रिटर्न हुआ था, रिटर्न जो लिखवा रहे होते थे। तो उस रिटर्न में भी जब तक मैं बैठा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं किया कि हाथों को ऐसे कर लिया। मुझे याद है कि इधर ना मैं जब हमारी डेट आ गई हुई थी, जब मतलब मैंने ट्यूसडे को निकलना है ना, तो थर्सडे या वेडनेसडे था शायद, इधर मैं बैठा हुआ था, इधर सर हरून बैठे हुए थे, इधर एक लड़का और बैठा हुआ, उसकी भी डेट आई हुई थी मलीर की। तो वो ऐसे करके बैठा हुआ था। अब सर ने उसको बोला, यार हाथों को लहदा रखा करो, इससे बंदा इनकॉन्फिडेंट लगता है जब बंदा ऐसे करके बैठता है। तो वो बात मेरे जहन में अच्छी बैठी। मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ पे हलफ भी उठा सकता हूँ कि पूरी ISSB में मैंने एक दफ़ा भी ऐसे करके नहीं बैठा होगा। एक दफ़ा भी मैंने ऐसे नहीं किया। मैं ऐसे ही बैठा रहा था। और मुझे तकरीबन कुछ 6-7 लड़के थे, मोतबर लड़के, ये नहीं कुछ चवल ऐसे ही आ रहे हैं। 6-7 लड़के बोल रहे थे मुझे, यार आप कौन से कैडेट कॉलेज से पढ़े हो। हालांकि मैं सिविलियन हूँ, मुझे पता ही नहीं कैडेट कॉलेज में क्या होता है, लेकिन मेरा बिहेवियर इस तरह का था वहाँ पे। मैं प्रिपरेशन इस तरह से, हमारा बिहेवियर मैंने इस तरह से शो किया, उनको लग रहा था जैसे बंदा कैडेट कॉलेज से पढ़ के आया। अब एक बंदा कैडेट कॉलेज से पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कैडेट कॉलेज क्या होता है, फिर भी उसका बिहेवियर कैडेट कॉलेज से सिमिलर मिल रहा है, कैडेट कॉलेज के लड़कों से वो कम्पीट कर रहा है, तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा तो किसको करेंगे। अब ये चीज़ आपकी बिहेवियर में आ जाती है ना कि आप कितने ज़्यादा सीरियस रहते हो अपने टेस्ट के बारे में। तो उधर ये भी नहीं है कि मेरे साथ एक लड़का था, पेंडू लड़का था, वो हमारे रूम का ही लड़का था वो। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, मेरे शोल्डर्स रिलैक्स थे, मेरे बाजू रिलैक्स थे, लेकिन वो मुझे देख के वो स्ट्रिक्ट हो गया। वो बैठा बिल्कुल ऐसे करके अपने दोनों घुटनों पे, जिस तरह बंदा आता है हाथों पे बैठता है ना, वो ऐसे बैठा हुआ था। ये स्ट्रिक्टनेस होती है, ये होती है कॉपी करना है किसी चीज़ को। जब आप इस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करने की, तो ये इसी तरह से होगा। आप लग रहे होंगे जैसे आप स्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हो। तो ये भी रोबोटिक बिहेवियर होता है। आप इजी रहो, नेचुरल रहो। ज़्यादातर लोग उधर कभी मुंह को हाथ लगा रहे हैं, कभी बालों को हाथ लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, कभी मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं। जब ज़ाहिर है मैं तीसरे नंबर पे बैठा हुआ था, अब 12 लड़कों की लाइन है पीछे। जिना हाल वाकई में बड़ा लंबा होता है, मतलब देखते देखते बंदे को चक्कर आ जाती, इतना लंबा हाल है वो। ज़्यादातर लड़के यही कहते हैं, पीछे से साइक आ रहा है, अपना टेस्ट छोड़ा है, जो काम आगे सामने कोई ब्रीफिंग दे रहा है तो उसको भी छोड़ा है, स्टाफ को छोड़ा है, वो पीछे मुड़ के देखने लगे कौन सा साइक आ रहा है। यार ये बेवकूफ़ाना हरकत ही है ना कि आपसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है, आप क्या चीज़ कर रहे हो। ये होता है, ऐसे इंटरव्यूज़ में भी होता है, आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने फोकस अपना टेस्ट में ही रखना है। आप जहाँ पे हो वहाँ पे ही रहो आप।
पीछे मुड़ मुड़ के ना देखे, वैसे 180 डिग्री ऐसे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए, बंदा अच्छा नहीं लगता। पीछे क्या हो रहा है, पीछे बम धमाका थोड़ी चल रहा है जो आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। अब इतना इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे भी नहीं करो, मुड़ के देखो, अपने दाएं बाएं देखो, लड़कों को देखो, हंसो, शुगर लगाओ, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं होना। ये चीज़ नेचुरल बिहेवियर में रखनी है, उनको ऐसे शो हो जैसे आप हो ही ऐसे। ये सारी चीज़ें आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में बता रहा हूँ मैं। अब मैं उधर बैठा ना हूँ ना, 2 बजे तक मैंने कोई चीज़ बोरियत शो नहीं की, उकताहट शो नहीं की कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो तंग आ गया उस टेस्ट से, मज़ा आ रहा था टेस्ट करने में। 2 बजे तक मैं ऐसे बैठा रहा हूँ। अब मुझे एक लड़का उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट के बाद मेरे पास आया, फिर कहता है आप बड़े स्ट्रिक्ट लगते हो। मैंने कहा कैसे? तो कहता है यार आप ऐसे बैठे हो, कैडेट कॉलेज से पढ़ के आए हो? मैंने कहा नहीं। कहता है वैसे लगते हो। तो ये लड़कों के मेरे बारे में रिमार्क्स थे। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, मैंने इतनी एक्सरसाइज की हुई थी, मुझे थकावट का पता ही नहीं था। मेरी बाज़ लड़कों की बैकबोन दर्द करती है बैठ के, मेरी नहीं कर रही थी। तो ये चीज़ आपके बिहेवियर में आ जाएगी ना। अगर आप कैडेट कॉलेज से नहीं पढ़े हुए हो, फिर भी लोगों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये बंदा कैडेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो आपको पक्का इंशाल्लाह सेलेक्ट कर लेंगे। अब पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद ये जो रिटर्न हो गया, उसके बाद वो कंप्यूटर चलाते हैं। कुछ लड़कों के नहीं चलते, कुछ के चल जाते हैं। उधर लड़के क्या कहते हैं कि अब कंप्यूटर नहीं चल रहा, स्टाफ ऊंची ऊंची बोलेंगे, सब कुछ चला के दे रहे हैं, 3-4 बंदे 87 लड़कों को कंप्यूटर चला के दे रहे हैं, तो टाइम तो लग जाएगा। चुप करके बैठे हैं, वो आपके पास आएंगे, आपको चला के देंगे। मैकेनिकल आपका होना ही होना है, आपको बगैर मैकेनिकल नोट रिकमेंड करके नहीं भेज देंगे। चुप करके बैठे। वैसे अगर आपको कोई पास से गुजर है तो उसको बोल दे स्टाफ यार ये कंप्यूटर नहीं चल रहा, कंप्यूटर चला के देंगे वो। फिर आएगा पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड होगा, उस पर मेरे कुछ MCQs रह गए थे, टाइम ख़त्म हो गया, मेरे कुछ MCQs रह गए थे, उसमें टेंशन नहीं लेनी, जितने होंगे वो ठीक लगा दे, आपको जो लगता है वो लगा दे। मैकेनिकल के बाद OPE के 3 टेस्ट हुए थे, पहले तो छोटे टेस्ट थे, उसके बाद तीसरा बड़ा टेस्ट था। तो उनमें तकरीबन को मेरे ख्याल में कुछ 100-150 MCQs होता है। पहले 2 में रिपीटर्स का नेट नहीं होता, सारा कुछ होता है, टेस्ट सारों के सारे सेम होते हैं, रिपीटर्स को कोई माफ़ी नहीं होती। नहीं मैकेनिकल कहते हैं उनका नहीं होता, नहीं हम होता है, हमारा हुआ था, OPE भी हुआ था। तो पहले OPE में मेरे 10 रह गए थे, मेरे मुझसे वो टाइम पे नहीं, मेरे रह गए 10, अगले में मेरे 23 रह गए। उसके बाद OPE था, उसमें तकरीबन 150 थे, वो मेरे सारे हो गए थे। अब इसमें कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में, ये OPE था ना, ये सारा का सारा गुजरा वाला ही था। तो ये होता भी मेरे ख्याल में एक ही OPE होता है जो सारे बैचेस को सेम ही मिलता है। तो अगर आप सर ने आपको भेजा हुआ है तो आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें, सर ने भेजा भी हुआ है वैसे ग्रुप्स में, तो उसको चेक कर लें, लेकिन अपने लगाने हैं उधर। कुछ लड़के इधर आके, जैसे मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तो मैं आपको अपने आंसर्स नहीं बताऊँगा, जो आपको लगता है आपको उधर वो लगा दो। जैसे उधर एक था कि एक बच्चा रो रहा है, ये मैंने पिछली दफ़ा कुछ BRB में मैं लड़कों को बता रहा था, तो ये इस दफ़ा रिपीट हुआ, वही आया हुआ था। एक लड़का रो रहा है, आप उसकी पेरेंट्स ढूंढने में हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, तो अपना लगा दो। इसमें होता है समटाइम्स होता है, सेल्डम होता है, यूजुअली होता है, इस तरह के भी ऑप्शंस होते हैं। और स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, वो तो आपको पता ही है। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो आपको अगर मीनिंग आता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। तो इस तरह आप थोड़े बहुत मीनिंग्स भी देख लोगे ना, तो आपको तो डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता तो पूछ लेना। वैसे एक लड़के से बात नहीं करनी, उधर उन्होंने बताया हुआ था कि आपने जिना हाल में बैठे हुए अपने पास आसपास लड़के से बात नहीं करनी, उधर शोर शराबा नहीं करना। यूजुअली ऐसे ही होता है, स्टाफ बाहर गया हुआ है, सारे लड़के आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना। अगर कोई पूछता है तो बता दें, वैसे कोशिश करो कि उधर जाके इतनी बातें ना करो, क्योंकि उन्होंने आपको मना किया हुआ, तो आपका हक नहीं बनता आप बातें करो, शोर शराबा नहीं डालना उधर। तो फिर हमारा कुछ लड़के, अच्छा ये जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड और OPE है ना, ये सारों का इकट्ठा शुरू नहीं होता। कंप्यूटर्स पे जैसे स्टार्ट करोगे वैसे टाइमिंग लगेगी, जैसे जितना टाइम दिया हुआ वो काउंटडाउन स्टार्ट होगी। तो कुछ लड़के पहले निकल जाते हैं, कुछ बाद में निकलते हैं। इस चीज़ पे भी टेंशन नहीं लेनी आपकी कि आपका शुरू नहीं हुआ। OPE में सिचुएशंस होती हैं, एंड पे OPE में 6-7 सिचुएशंस होती हैं, तो वो भी आप अपनी ऑनेस्टली उनको मार्क करो, और वो यूजुअली वही होती हैं। एक दफ़ा जैद आया था, मैं जब जुलाई अगस्त में तैयारी के लिए आया हुआ था, जैद TCC का रिकमेंडेड था। उसने बताया कि एक लड़की अंधी है और वो क्लास में गिर गई है, तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे, आपके इस तरह से था। तो उसने कहा था कि मैं हंसूँगा, हमें भी यही आया हुआ था। तो 6-7 सिचुएशन थी, मुझे अब याद नहीं आ रही, तो वो सारी रिपीट होती हैं, OPE सारा रिपीट होता है, लेकिन आपने लगाना वही है जो ऑनेस्ट है, क्योंकि वो आपको बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे, डिप्टी भी पूछेगा आपको। अगर आपकी कोई पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज़ है जो साइक को समझ नहीं आ रही, तो वो आपका इंटरव्यू भी लेगा। तो आप अगर सच्ची चीज़ बताओगे तो उनको आप कन्विंस कर लोगे, झूठ बताओगे तो वो आपका मुंह पकड़ा जाएगा। ये आंखें और हाथ बंदे का ये सारा का सारा एक्सप्रेशन देती हैं। आपने सुना होगा कि, पता नहीं, मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, अगर बंदा जब झूठ बोलता है ना, तो अपने नाक को टच करे ना, समझे वो झूठ बोल रहा है। अब ये लिटरल बात है। जब गुजरांवाला में मेरा डिप्टी के साथ इंटरव्यू चल रहा था ना, तो उसमें कोई ऐसी बात थी जो मैंने झूठ बोला था,
और मैं अनइंटेंशनली मैं अपने नाक को टच कर गया था। ये हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर में हो, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं नाक पे ऐसे करूं, लेकिन मुझसे हो गया था। तो अगर आप सच बोलोगे तो ऐसी भी कोई मसला नहीं होगा। वैसे मुंह को हाथ लगाना भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको कितनी ख़ारिश हो रही है, मैं जो शायद क्या नाम था उसका, अहद वफा में आपने देखा होगा, पीएमए की बारिश, जिस्म की ख़ारिश और पीएमए की बारिश दोनों बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, बर्दाश्त करनी है ना, तो उधर भी आपने बर्दाश्त करनी है। मुंह पे ख़ारिश हो रही है तो ना ख़ारिश करें। कुछ लड़के ऐसे कर रहे हो तो कुछ मूँछों को वट दे रहे हैं, यार उधर क्या कर रहे हो? क्या चीज़? इंटरव्यू मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं इंटरव्यू। क्या हो जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें क्या हुआ है? चलो यार छोड़ो। ओपीई हो गया। अब इसमें सिचुएशंस थी, आपने ऑनेस्टली आंसर कर दिया इसको। फिर ओपीई ख़त्म हो गया, 2 बजे तक हमें फ्री कर दिया था। ये दिन हमारा सारा फ्री है। तो वो गिली रीना बोलते हैं उसे, उसमें कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो गेम्स वगैरह के लिए एलसीडी लगी हुई है। न्यूज़ सुन लो उधर, न्यूज़ सुन लोगे ना, अच्छी बात है। जीटीओ न्यूज़ पूछता ही पूछता है, लाजमी पूछता है हमसे न्यूज़ सुनी थी। वैसे मैं न्यूज़पेपर भी लेके गया हुआ था। इधर मैं जब बस स्टैंड पे उतरा ना, रेलवे स्टेशन पे सामने न्यूज़पेपर वाला बंदा था, मैंने उससे इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लिया, तो मैंने जाकर पढ़ लिया। तो न्यूज़ उसने पूछी थी, वैसे मैं बताता हूँ कैसे पूछी थी। तो उधर जाकर न्यूज़ सुन लो, तो फ्रेश न्यूज़ दे दो, अच्छी बात है। फिर अपना उधर अपनी रिफ़्रेशमेंट्स करो, आपको लंच के लिए बुलाएंगे। अच्छा, ये जो आईएसएसबी में लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट है ना, ये आपको लाजमी करवाएंगे। अगर आप 3 बजे फारिग हो रहे हो ना, तो आपको स्टाफ खड़ा होगा, आप पीटी किट में आए हो, रिटर्न किए हो, तो वो आगे से खड़ा होगा, बोलेगा यार पहले लंच करो, उसके बाद कमरे में जाना है। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हमारा लंच ना रह जाए। वैसे हमें जुमा नहीं पढ़ने दिया जीटीओ ने, वो अलग बात है, लेकिन नाश्ता आपको लंच आपको करवाएंगे, डिनर भी करवाएंगे। तो अपना ईजी होकर अपने टेस्ट पे फोकस करना, नाश्ते की तरफ या इस लंच की तरफ ध्यान नहीं देना आपने। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद अगले दिन हमें जल्दी उठा दिया था, क्योंकि अगले दिन हमारा डिप्टी था। हमें नहीं बताया था, लेकिन वैसे जीटीओ यूजुअली जीटीओ भी होता है, लेकिन अगर 87 लड़कों का बैच है ना, तो वो डिवाइड कर देंगे। कुछ लड़कों का जीटीओ होगा, कुछ का डिप्टी हो जाएगा। तो इस चीज़ पे भी टेंशन। हमारा वैसे रिपीटर्स का मेरे ख्याल में सारों का डिप्टी हुआ था पहले। तो हमें सुबह सुबह 6:30 बजे जिना हॉल में जाना था। पहले 7:30 बजे गए थे, अब घंटा पहले जाना है। तो वो स्टाफ आपको पहले आके उठाएगा, अब उठोगे और कपड़े वगैरह चेंज करना, नाश्ता करना, नमाज़ पढ़ के नाश्ता करना, और उसके बाद जिना हॉल में पहुंच जाना। अब उन्होंने 6:30 बजे बोला था, तो 6:35 या 37 मिनट पे उनकी ब्रीफिंग स्टार्ट हो गई थी। वैसे सारे लड़के आ गए थे, तो टाइम पे पहुंच जाना उधर। तो अगर आपको आपकी गहरी नींद है तो किसी लड़के को बता देना, यार मुझे उठा देना सुबह जब उठो तो उधर वैसे मलीर में एक बात थी, उन्होंने हमें उधर सेंटर पहुंचते साथ ही उन्होंने सॉरी बोल दिया था कि भाई ठंडा पानी मिलना है, हमारा गीज़र वगैरह नहीं चलता, यहाँ पे गैस का इशू है। तो वैसे मैं तो 4-5 दिन नहाया था, कोशिश करो कि नहाओ, बंदा नहाने से बंदा ज़्यादा फ्रेश लगता है। और फिर हम 6:30 बजे उधर जिना हॉल में पहुँचे हैं। तो उधर जाके हमारे पहले ग्रुप्स बने। ग्रुप्स का नाम देते हैं, ABC है ना, तो इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट आपका ग्रुप का नाम हो सकता है। जब आपको वो नाम बता देना, तो उधर सोचने वाली बात नहीं है। हमारा यू ग्रुप था, तो यू से कोई भी 4-5 वर्ड्स आप याद कर लो। जैसे मेरा चेस्ट नंबर 5 है ना, तो अगर जीटीओ पूछेगा तो वो चेस्ट नंबर वाइज पूछेगा कि अपने यू से कोई नाम डिवाइस करो, तो आपने कोई नाम बताना है। अब मैं चेस्ट नंबर 5 हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं नाम सोचूंगा वो पहले 4 लड़के नहीं बताएंगे। इस वजह से मैंने 5 नाम अपने जहन में सोच लिए हुए थे कि अगर कोई मेरा नाम किसी ने कोई बता भी दिया ना, तो मेरे पास कोई अल्टरनेटिव वे होगा, मैं कोई दूसरा नाम बता दूंगा। अगर आप चेस्ट नंबर 1 हो तो एक नाम काफ़ी है। मैंने यूनिवर्सल बताया था, यू से यूनिवर्सल, किसी ने यूनाइटेड बताया, किसी ने यूज़फुल बताया। इस तरह आप सोच लो, अपने चेस्ट नंबर वाइज सोच लो, जितने चेस्ट नंबर हैं उतने कोशिश करो उतने नाम सोच लो। वैसे वहाँ पे एक्स भी होता है, इधर से सर्च करके जाना डिक्शनरी से, कोई अच्छा सा एक्स से वर्ड हो तो वो आप उधर जाकर बता देना। तो ये वैसे चीज़ मोस्ट कॉमन है। आप अकेडमी में आए हुए हो, ये चीज़ आपको कई लोगों ने बताई है कि रिपीटर्स ने, कई एक्सपीरियंस बताने वाले लड़कों ने बताई हुई है। तो अगर आप फिर भी इस चीज़ पे मार खा जाओगे, आपको नाम ना वहाँ पे बताना ना आए, तो ये आपकी बड़ी चवलपन होगा ये आपका। तो एकेडमी में आए हो, कुछ सीख के जाया करो। तो अब जब हमारे ग्रुप्स बन गए थे, फिर हमें स्टाफ लेके गया, एक रूम में बिठाया हमें। एल शेप था, वैसे गुजरावाला में सीधा ही था, गुजरावाला में LC कोई नहीं था, सीधा ही था। इधर एल शेप था, मैं दरमियान में था, 4 लड़के इधर बैठे हुए, 4 लड़के इधर बैठे हुए थे। तो पहले हमें बाद में डिप्टी आया, तो डिप्टी ने कहा कि आज आपका क्या होने वाला है। कुछ लड़कों ने कहा जीटीओ होने वाला है, कुछ लड़कों ने कहा डिप्टी होने वाला है। कहता है कि मैं डिप्टी हूँ।
तो उसने पहले ग्रुप डिस्कशन पे ब्रीफिंग दी। उसने कहा कि कोई बंदा किसी की बात नहीं काटेगा, अगर किसी ने दोबारा बोलना है तो वो पहले सारा ग्रुप बोलेगा, उसके बाद अगर उसका कोई ओपिनियन है तो वो बोलेगा। और फिर डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा ग्रुप। एक बंदा बोलेगा कि ये हमारी डिस्कशन का कंक्लूजन है, हम ये बात कहना चाह रहे थे। वैसे हमारा कंक्लूजन नहीं करवाया था उसने। ये सारी आपको ब्रीफिंग देगा। वैसे चिल बंदा था, आहिस्ता आहिस्ता ब्रीफिंग दी उसने, कोई बुक रीडिंग नहीं कर रहा था। तो उसके बाद उसके पास एक होता है वो फाइल सी होती है, उस पर वो सारा कुछ लिख रहा होता है। अब ये नहीं करना कि आप अपना काम काज छोड़ के तो उसकी तरफ देख रहे हो क्या लिख रहा है, किस बंदे को कितने नंबर दे रहा है। ये नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। जीडीओ के रूम में और डिप्टी के रूम में भी कैमरा लगा हुआ होता है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें माइक भी होगा जिससे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है। अगर डिप्टी बाहर जाता है, जीडीओ बाहर जाता है, तो बकवास ना किया करो। बात करने वाली है तो कर लो यार, कोऑपरेशन दिखाना इस तरह की करनी है कर लो। वैसे ये ना दिखाना यार ये चीज़ मैटर नहीं करती, यार मैं अकेडमी से आया हूँ, यार ये मिलिट्री प्लानिंग मैटर नहीं करती, यार ये मुझे बोलने देना। इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी आपने। वहाँ पे माइक लगा होगा, मुझे यकीन है माइक लगा हुआ होगा। अब डिप्टी ने हमें टॉपिक बोला, जो सारा बैच है ना, जैसे हमारा आज डिप्टी है, सारे रिपीटर्स का सेम ही टॉपिक होगा। जितने भी डिप्टी अब डिस्कशन करवाएंगे वो सारों का टॉपिक सेम होगा। हमारा था इस फ्री लांसिंग आर डाइवर्जन फॉर स्टूडेंट्स। तो अब इस पे हमने बोलना था। तो हमारा रिपीटर्स का ग्रुप था, तो लेग पुलिंग चंगी तुन के थी यार, वो मैं बाद में लिख दूंगा। तो मुझे उन्होंने बोलने ही नहीं दिया। मैं तकरीबन 6-7वें नंबर पे बोला था, लेकिन जब मैं बोला हूँ ना तो सारे लड़कों की नोनों भी खड़ी हुई, तो सारे मेरी तरफ देख रहे हो, ये लिटरल बात है। बाकी जब बोल रहे थे ना तो किसी ने ऐसे देखा मुंह किया हुआ है, किसी ने ऐसे किया हुआ है। जब ग्रुप डिस्कशन चल रही होती है, जब आपका कोई दोस्त ग्रुप में बोल रहा हो, तो आमतौर पर सारे लड़के उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब वैसे भी बंदा अगर इधर कोई बंदा बोल रहा है तो मैं उधर देख के भी उसकी बात सुन सकता हूँ, लेकिन इस तरह अगले बंदे को डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो आप, उसकी बात सुन तो रहे हो, उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप उसकी तरफ पूरी तरह अटेंटिव नहीं हो। तो कोशिश करो कि जो बंदा बोल रहा है उसकी तरफ देख के उसकी बात सुनो। तो मैं दरमियान में था, ये मेरा प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले मैं इन चारों को एड्रेस कर रहा हूँ, फिर मेरे जो लेफ्ट साइड पे थे मैं इन चारों को एड्रेस कर रहा हूँ। सारे लड़कों की तरफ देख के बोले और उनकी आंखों में देख के बोले, कॉन्फिडेंस से बोले। लेकिन जब आप बोल रहे हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी। आपने इधर यहाँ पे जितने लड़के भी बैठे हुए ना, इनमें कोई भी इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में। आपने उधर सोच सोच के बोलना है ना, आपने उधर ज़्यादा बुक रीडिंग करनी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अगर उसकी 1-2 लाइन्स याद आई हैं तो बोल दो, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा वर्ड नहीं बोलना आपने कोई ग्रुप हैरान हो जाएगा ये कौन सा वर्ड बता रहा है, या डिप्टी आपसे पूछेगी ये कौन सा वर्ड है, तो आपको खुद भी मीनिंग ना आता हो। तो कोशिश करो कि ईजी इंग्लिश यूज़ करो, और अपनी इंग्लिश में थोड़ा सा आवाज़ को मेंटेन करना है, आवाज़ ऊंची रखनी है, लेकिन अपनी स्पीड को स्लो करना है ताकि अगले बंदे को एक तो समझ आए। और जब आप स्लो बोलते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस शो होता है, और दूसरा जब आप बोल रहे होते हो तो आपको अपनी बातें भूलती नहीं है। जैसे मैं अगर मैं आहिस्ता बोलूँ ना तो मुझे मेरी बातें याद रहेंगी, मेरा माइंड मेरी ज़ुबान के साथ रिलेट करेगा, एक रिदम बन जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मुझे भी समझ में आ रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लोग वहाँ पे इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो वो घबरा जाते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं सोच के बोल रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में न्यूज़पेपर की एक लाइन आई, वो मैंने तेज़ी से पढ़ दी। बाद में जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ। आपकी सारी थ्रू आउट ग्रुप डिस्कशन आपकी इंग्लिश सेम होनी चाहिए, कोशिश यही करें। इसके बाद उसने हमें बताया था कि 15 मिनट की डिस्कशन है, तो आपने बांट के बोलना है। ये नहीं है कि बंदा 4 मिनट बोल रहा है, कोई बंदा आधा मिनट बोल रहा है। तो यूजली हमारे पास आता है सवा मिनट आता था। हमारे सारे ग्रुप के पास 9 मेंबर्स थे हमारे ग्रुप में, तो अपना हक बोलने, किसी का हक खाना नहीं है उधर। और जब कि बोलना स्टार्ट कर दो तो चुप कर जाएं, किसी के बाद टोके भी ना। ये भी बिहेवियर्स के खिलाफ आता है। ISSB में सबसे ज़्यादा नोट बिहेवियर किया जाता है। उधर आपको नॉलेज नहीं चेक किया जा रहा, आपने इनिशियल टेस्ट तो पास कर लिया होगा, आपने FSC भी पास की हुई है, नॉलेज वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बिहेवियर होता है कि अगर कल को कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, इतने सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे, आपके बैचमेट्स भी होंगे, तो उसकी बात की आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उसको कितनी रिस्पेक्ट देते हो आप। ज़ाहिर है कि बंदा बोल रहा है, आपसे सीनियर है या जूनियर है, तो आप उसकी बात को काटेंगे तो नहीं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट शो करें आप। ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज़्यादा यही चीज़ नोटिस हो रही होती है। लड़कों को लगता है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, हम ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो शायद हमारी डिस्कशन अच्छी चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्कशन में बिहेवियर ही होता है। जब आप दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हो तो बिहेवियर सबसे ज़्यादा नोट होगा। फिर अब ग्रुप डिस्कशन चलनी है, पहले डिप्टी नहीं आना था, तो सारे लड़के ऐसे, कोई ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई ऐसे हाथों को मल रहा है, जैसे एक टेंशन वाली सिचुएशन बनाई हुई थी उन्होंने। अपने दिमाग में वो टेंस ही थे, शक्ल से जो भी हो। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपकी आंखें हैं ना और आपके हाथ हैं, ये आपका जवाब देते हैं। ज़ुबान आपको बोलती ज़रूर है, लेकिन आपका जवाब जो होता है ये दोनों चीज़ों से ही होता है। डिप्टी ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन बोला है, आप फ़ौरन से हाथ मलने लग गए हो,
आपका आप आई कांटेक्ट कर रहे थे, आपने आई कांटेक्ट ब्रेक कर दिया, आप ऊपर ऊपर देखने लग गए हो, नीचे देखने लग गए हो, इससे डिप्टी 100% श्योर हो जाएगा कि आपने झूठ ही बोला था। आप आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं कर सके हो। तो ये आंखें और हाथ, इन दोनों पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यही आपको बताएंगी, ये आपको पास करवाएंगी, यही आपको मरवाएंगी। तो उधर आपने अपने बिहेवियर को मेंटेन करना होता है। अब डिस्कशन पंजाबी कह रहा हूँ, इंग्लिश में हो गई, उसके बाद सेम सीक्वेंस के साथ, मतलब सेम जो रूल्स थे, सेम इंस्ट्रक्शंस थी, उसी पे उर्दू की डिस्कशन होनी है। तो उस पर था कि क्या ख़ुद मुख्तारी तलाक की बढ़ती शरह की वजह है। तो इस पर हमने बोला, इस पर अगेन मुझे नहीं बोलने दिया उन्होंने, तो मैं फिर 7.5वें नंबर पर बोला, क्योंकि जो 6 तक था ना, 6 तक हमारा ग्रुप कंपेटिटिव था, उसके बाद 7, 8, 9 वो ऐसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें। 7 नंबर भी ठीक था, लेकिन 8 और 9 कुछ ज़्यादा ही लो बंदे थे, उनका वैसे कंपटीशन बनता नहीं था। थे वो भी रिपीटर्स ही, हमारा सारा ग्रुप रिपीटर्स का था, फ्रेश का ग्रुप अलहदा था, सारे फ्रेश थे, वो सारे अलहदा हैं, रिपीटर्स सारे के सारे अलहदा हुए। क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता, उनको कुछ भी नहीं है। तो रिपीटर्स लेग पुलिंग कर, हुए थे मैं बताता हूँ। वो करते थे। जो रिपीटर्स होते हैं लेग पुलिंग ज़्यादा करते हैं। जब ग्रुप डिस्कशन आई है, ज़ाहिर है पहले भी इन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, तो उनकी कोशिश यही होगी पहले मैं बोलूँ। लेकिन बाज़ औक़ात जब आपको बोलने नहीं ना दिया जा रहा, आपको मौका ही नहीं मिल रहा, तो ये इनिशिएटिव काउंट नहीं होगा। आप किसी की बदतमीज़ी करके किसी बात काट के वो इनिशिएटिव काउंट नहीं होगा, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उधर रिस्पेक्ट शो करनी है आपने एक दूसरे को। तो अब ग्रुप डिस्कशन उर्दू में भी चल गई है, तो फिर डिप्टी ने बोला यार आप टॉपिक से रेलिवेंट बोल ही नहीं रहे हो। तो उसने हमें पहले हमारे ग्रुप की बेइज्जती की इस चीज़ पे, तो उधर मुंह नहीं बनाना, तो उधर ज़्यादा डिप्टी के साथ बहस नहीं करनी। अब एक लड़का था हमारे ग्रुप में, वो डिप्टी के साथ बहस कर रहा है, सर नहीं ऐसा होता है, तो उधर बहस नहीं करनी आपसे। वैसे जब मैं बोला इंग्लिश में, उर्दू में, डिप्टी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मेरे टॉपिक से किसी लड़के ने मुझसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं की थी। अब ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपसे कॉन्ट्राडिक्शन होती भी है तो तहम्मुल के साथ उसको जवाब दें, तो खैर है। अगर वो नहीं भी आपका दोस्त मान रहा तो खैर है, लेकिन उधर बदतमीज़ी शो नहीं करनी कि आप उधर जाके एग्रेशन शो कर दो। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है उधर। अब उर्दू में भी डिस्कशन हो गई, तो फिर डिप्टी ने बोला थैंक यू, अब आप इंटरव्यू के लिए आओगे। तो फिर हम कमरे में बैठे रहे, डिप्टी चला गया, स्टाफ हमें लेके गया दोबारा फिर जुना हॉल में। तो पहले 3 लड़के थे जो ग्रुप चेस्ट नंबर 1 और 2 और 3, उसको इंटरव्यू वेटिंग एरिया में लेके बाकी हम सब जुना हॉल में चले गए। जब जुना हॉल में गए हुए हैं, पहले सारी चेयर्स खाली थी, जो एंड पे चेयर्स पड़ी हुई थी उसमें इंटरव्यू के वेटर्स खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। उधर लोग लड़के अंधाधुंध बातें कर रहे हैं। मुझे तकरीबन, भाई मैं जुना हॉल में एंटर भी नहीं हुआ हूँ और मुझे लड़कों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। कैमरास लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, तो आप क्यों बकवास कर रहे हो? उन्होंने आपको बोला जो है कि आपने जुना हॉल में सीधा होकर बंदे के पुत्रों की तरह बैठना है, तो फिर भी उधर जाके ऐसा बिहेवियर शो करते हो, जानबूझ के करते हैं। अच्छा, लड़कों में ना ये बीमारी होती है कि लड़कियों से भी ज़्यादा बातें करते हो उधर जाके। असल में जो जिस बंदे को टेंशन हो रही होती है ना, वो अपनी टेंशन को इसी तरह से ख़त्म करता है कि दूसरे से बात करके तसल्ली ले लेता है उससे। उधर नो डाउट आप बात कर लो आप, लेकिन जब आपको इजाज़त दी गई है, जैसे जिना हॉल से निकल गए हो आप, अब आप फ्री हो, सारा दिन रात को फ्री हो, तो लड़कों से बातें करो। लेकिन जिना हॉल में उन्होंने आपको बातें करने से मना किया हुआ, फिर भी आप बोली जा रहे हो, तो ये भी सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। अब हम वेटिंग में बैठे हुए हैं, कुछ लड़के टेंट्स हैं, यार इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में ये पूछेगा मुझसे, मैंने क्या जवाब देना है, तो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप कोशिश करो, अपना फोकस रहो, इंटरव्यू का सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को लेके, जैसे मैं रिपीटर हूँ तो मुझे पता था उसने मुझसे पूछना ही पूछना है कि आप पिछली दफ़ा क्यों रह गए थे, तो इस दफ़ा आपने कौन सी इम्प्रूवमेंट्स की हैं, इस चीज़ पर सोच जाओ, क्योंकि ये आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन है। लेकिन आप इस तरह से ना सोचो कि लास्ट रिकमेंडेड को ये सिचुएशन डाली थी, तो मुझे अगर ये सिचुएशन आई तो मैंने क्या जवाब देना है, ये चीज़ें ना सोचो आप। ये जब आप सोच के जाओगे ना, तो वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। मैं इधर सामने, मैं डिप्टी के सामने बैठा हूँ, तो जब मैं उसको सोच के जवाब दूंगा तो भी उसे पता चल जाएगा, और अगर मैंने पहले से सोचा होगा तो भी उसे पता चल जाएगा ये बंदा पहले से सोच के आया हुआ था। उधर सोच के ना जाएं, उधर आप जो एट द मोमेंट आंसर आता है आपके दिमाग में, जो आपको सही लगता है वो दे दें। तो जब फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो जाके मैं फिर वेटिंग एरिया में बैठा, फिर वही मसला। उधर कैमरा मेरे ख्याल में उधर नहीं लगा हुआ था, लेकिन अगेन लड़के बकवास कर रहे हैं। उधर जाके अब छोटा सा फॉर्म होता है, उस पर ऑक्यूपेशन लिखनी होती है, अपने फैमिली इनकम लिखनी होती है, अपना नाम, एजुकेशन, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है, वो आपने फिल करना है, वो सारे लड़के फिल करते हैं। उधर जाकर टेंशन ले जाते लड़के, यार मुझे बुला क्यों नहीं रहे, बार बार कुताहट का इजहार नहीं करना। उधर हर बंदा बोर होता है, हर बंदा थकता भी है, लेकिन मुंह से नहीं बोलना आपने। आपके मुंह से, चेहरे से जाहिर नहीं होना चाहिए, मुंह से बोलना नहीं है। हो सकता है उसने उसी बेंच के नीचे माइक लगाया हुआ हो, तो
तो आप लड़के बहुत ज़्यादा बिहेवियर, मुझे मेरे ख्याल में ISSB में सबसे ज़्यादा जो मैंने बुरी चीज़ नोट की है वो यही थी। लड़के बार बार उकताहट का इज़हार करते हैं, यार क्या हमें बिठा के रखा हुआ है, अभी क्या काम कराना है हमसे, हमें भेज दें। तो ये जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट बन के पास आउट होना है तो कुत्तों वाली होनी है हमारे साथ PMA के बाद, उधर हम क्या करेंगे। अब इधर छोटे से काम में उकता गए हैं, 4-5 दिनों में बंदा उकता जाए, उधर पता नहीं 4-5 साल हमने जलील होना होता है, उधर जाके हम क्या पेशेंस शो करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, मुंह से ना बोलें कि आप उकताए हुए हो, वैसे आप उकताए हुए तो अपने आप तक रखें, लिमिटेड रखें अपने आप तक। और फिर सेम बकवास, मुझे लड़के बोलते हैं यार आप बोलते क्यों नहीं हो, आप परेशान लग रहे हो। अब मैं आगे हंसना शुरू कर देता हूँ, मुझे पता है अब मैं परेशान हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों परेशान होऊंगा। मुझे पता है कि मुझे डिप्टी में मैंने कॉन्फिडेंट ही रहना है, तो मैं क्यों परेशान होऊंगा। तो मैंने कहा यार मैं क्या बात करूँ, तो एक मुझे अब बात याद नहीं आ रही। तो वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो एक लड़का मुझे कहता है यार आप परेशान लग रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे। तो मेरे मुंह से भी बात निकल गई, वो सारा वेटिंग एरिया, सारे लड़के हंसना शुरू कर दिए। कहता सही बोल रहे हो, आप इसी वजह से चुप थे। मतलब मैं परेशान नहीं था, मैं वैसे ही चुप था। क्या बोलने का मकसद ही नहीं है, वेटिंग एरिया में इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, सामने स्क्रीन लगी हुई थी जिस तरह छोटी LCD होती है, इतनी सी थी जिस तरह ये बोर्ड लगा हुआ है, उस पर नंबरिंग होती है, सीरियल नंबर होते हैं कि ये रूम नंबर है, उसके आगे फिर चेस्ट नंबर चलना होता है। अब जब डिप्टी के ग्रुप्स बनते हैं ना, उसमें चेस्ट नंबर अलग होते हैं। 9 लड़कों का ग्रुप है ना, हो सकता है 11 से लेकर 20 तक ग्रुप बन जाए, चेस्ट नंबर 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह, या 1 से लेकर 9 तक भी हो सकता है। ये चेस्ट नंबर अलग होते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट पे आपको चेस्ट नंबर मिलते हैं ना, ये अलग होते हैं। क्योंकि जब आप टेस्ट कर रहे होते हो तो एक कपड़े का चेस्ट नंबर होता है, वो आगे भी शो होता है, पीछे से भी नज़र आता है। तो आपकी कैमरा सर्वेलेंस हो रही होती है, आप 24/7 उनकी निगरानी में होते हो, वो आपको देख रहे होते हैं। चेस्ट नंबर आपका लगा हुआ, आपने कोई मिस्टेक की या आपने कोई बिहेवियर के अगेंस्ट कोई बात की है तो वो आपकी नोट हो जाएगी। तो आपने उधर बंदों की तरह रहना है, जानवर नहीं बनना उधर, ना औरतें बनना है, औरतें सेलेक्ट नहीं होती हैं, और औरतें ज़्यादा बोलती हैं। तो डिप्टी के इंटरव्यू में भी ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि टू द पॉइंट बोलो। फिर चेस्ट नंबर मेरा आ गया, मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो मैंने सबसे पहले इजाज़त मांगी कमरे में, नॉक नहीं किया था मैंने, वैसे मैंने कहा सर मेरी कमी, तो कहते आ जाओ। तो इसी तरह कुर्सी पड़ी हुई थी, चेयर पड़ी हुई थी, सामने डिप्टी बैठा हुआ है। तो जैसे मैं इधर से एंटर हुआ हूँ ना, तो सामने मेरी लेफ़्ट साइड पर डिप्टी था और सामने इधर ही चेयर पड़ी हुई थी। तो मैं जाकर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं ऐसे खड़ा था, तो मैंने सलाम बुलाया, तो वालेकुम सलाम। तो पहले उसने सारी स्कैनिंग की, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक 2 दफ़ा। तो फिर कहता है कि हैव अ सीट, मैं बैठा उधर। तो पहले कहता है मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ, तो इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बता दो, फादर का बताना तो बता दो, फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ, फिर अपनी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट बता दो, और फिर उसके बाद अपनी फैमिली इनकम बतानी बता दो। इतना सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। फिर उसने मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले उसने मुझसे मैं थोड़ा ये जो है ना सीक्वेंस ये चेंज हो सकता है, मुझे अब इतना याद नहीं है, मेरी मेमोरी वीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, मैंने उसका नाम बताया। तो अच्छा उसने मुझसे पूछा हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओगे। उसने ये नहीं पूछा कि आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, कहाँ से बना, कितने साल से बना। ये लड़के उधर ओवर कॉन्शियसनेस शो कर जाते हैं, सारा कुछ बता देते हैं। मैंने उसको अपना नाम बताया, तो कहता है कि अपने दोस्त की एक बुरी बात बताओ। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई ओपोनेंट है, उनकी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके दोस्त की सबसे अच्छी बात कौन सी है, सबसे बुरी बात कौन सी है, 2-3 याद कर जाना। आपका अपना कोई बेस्ट फ्रेंड माइंड में रख के कोई 2-3 बातें सोच जाना। मुझे पता था मैंने उधर बोलना है। उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बता दिया। तो उसके बाद फिर मुझे कहता है कि आपको कभी गुस्सा आया है, तो मैंने कहा सर आता है। तो कहता है लास्ट टाइम कब आया, तो मैंने उसको बता दिया इस तरह आया था। मैंने उसको बताया कि सर ये ना मुझे कहता है लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था, मैंने कहा सर पिछले दिनों। तो कहता कैसे, तो मैंने कहा सर मैं घोड़े को लेके जा रहा था, उसने कोई मॉरल के बिहेवियर के अगेंस्ट कोई हरकत की थी। तो कहता है कि फिर आपने क्या किया, तो वो ऐसे ना क्यूरियोसिटी शो की उसने, तो फिर आपने क्या किया। तो मैंने कहा मैंने सर इग्नोर कर दिया। कहता क्यों इग्नोर किया, तो मैंने कहा सर वो घोड़ा रेस्ट पे है, तो इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया कि उसका ये हरकत करना बनता था क्योंकि एनर्जी में है। तो फिर कहता है कि अच्छा कितनी देर बाद रेस्ट देते हो, मैंने कहा इतनी देर बाद देता हूँ। कहता क्यों रेस्ट देते हो, तो मैंने कहा सर अभी वो फुली ग्राउंड नहीं है, तो अभी यंग है, उसकी ग्रोथ चल रही है, इस वजह से मैंने उसको रेस्ट दी हुई है। तो कहता ठीक है। इसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन किया था, आप ग्रुप में अपने आप को किस नंबर पे रखते हो, तो मैंने कहा सर मैं फर्स्ट पे रखता हूँ। कहता क्यों, तो मैंने कहा सर जब मैंने ग्रुप डिस्कशन की है ना, क्योंकि अभी हुई ग्रुप डिस्कशन थी, पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, अभी कोई GTO का टास्क नहीं हुआ, तो यहाँ तक उसने पूछा कि आप अपने आप को ग्रुप में किस रैंकिंग पे रखते हो, किस पोजीशन पे रखते हो। मैंने कहा मैं फर्स्ट पे रखता हूँ। कहता क्यों, तो मैंने कहा सर जब मैंने ग्रुप डिस्कशन की है ना,
तो सारे लोग यूजुअली मुझसे एग्री कर रहे थे और किसी ने बंदे ने मेरी बात नहीं की, किसी बंदे ने मुझसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। तो कहता ठीक है। तो फिर मुझे कहता है कि अच्छा घोड़ों की कितनी चाल होती हैं, चालें कितनी होती हैं? मैंने कहा 4। तो कहता है कि नाम बताओ उनके। मैंने वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गैलप बता दिया। फिर कहता है कि सबसे डिफ़िकल्ट कौन सी होती है राइडर के लिए? तो मैंने कहा कि सर कैंटर होती है। कहता है कि ट्रॉट नहीं होती? तो मैंने कहा नो। कहता क्यों? तो मैंने कहा सर जब ट्रॉट में बंदा जंपिंग करता है ना तो बंदे के घोड़े के साथ एक रिदम बनता है जिसकी वजह से बंदे राइडर को तकलीफ़ नहीं होती। तो कहता है कि कैंटर में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सर कैंटर में ज़्यादा जंप लगते हैं। तो कहता है चलो आप कहते हो तो मान लेते हैं। फिर उसने मुझसे क्वेश्चन किया लास्ट टाइम क्यों रह गए थे? मैंने कहा सर काफ़ी सारी मिस्टेक थी। कहता क्या थी? तो क्या मैंने कहा कि सर मेरी राइटिंग स्पीड स्लो थी और मुझे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता था। और एक डिप्टी ने मुझसे पूछा आपकी भैंसों की नस्ल कौन सी है? मुझे वो नहीं आया। एक उसने लास्ट टाइम गुजरावाला में डिप्टी ने मुझसे एक और क्वेश्चन भी पूछा था। उसने कहा था कि आप आर्मी के कौन सी यूनिट में जाओगे? तो वल्लाह आलम मुझे उस दिन यही नहीं पता था कि आर्मी की यूनिट्स पे होती हैं। तो मुझे डिप्टी ने पिछली दफ़ा इस बात पे भी जलील किया था। अब इस दफ़ा मैंने फिर उसको ये नहीं बताया कि सर मुझे यूनिट्स का नहीं पता था, इस वजह से मुझे नॉट रिकमेंड किया, क्योंकि मेरा ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है। और जब मैंने मेटा एआई से पूछा कि आर्मी की कितनी यूनिट्स होती हैं, कौन सी होती हैं, उनका क्या वर्किंग होती है, तो जितनी दफ़ा मैंने पूछा ना उतनी दफ़ा ही उसने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ही दी है। तो मेरे पास कोई रेलिवेंट सोर्स ही नहीं था मैं उसको बता सकता कि वाकई इसमें ये होता है। आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में मैं वाकई नहीं बता सकता। मैं श्योरिटी नहीं थी मुझे, मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं बताया उसे। तो मुझे कहता है कि अच्छा कौन सी ब्रीड आपकी भैंसों की? मैंने उसे ब्रीड बता दी। फिर मुझे कहता है कि अब क्या मतलब आपको पर्सनैलिटी का नहीं पता था? तो मैंने कहा सर पिछली दफ़ा मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे मैंने पर्सनैलिटी में, मुझे पता ही नहीं था कि इधर मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं, तो मुझे वो इरेलीवेंट लिखा था। तो कहता है इस दफ़ा? मैंने कहा इस दफ़ा मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ही लिख के आया हूँ। तो कहता है ठीक है। तो इसके बाद उसने कहा कि वाई शुड वी सिलेक्ट यू? तो इसके बाद इसके अलावा उसने ये भी पूछा, अच्छा ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये आपका अपना जवाब होना चाहिए, मैं आपको अपना जवाब नहीं बताऊँगा, अगेन आप लिमिटेड हो जाओगे। तो फिर उसने मुझसे पूछा था कि इसी तरह आर्मी के रिलेटेड ही क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो बाद में अगर आया तो बता दूंगा। इतना सा इंटरव्यू था। तो फिर उसने मुझे बोला कि थैंक यू बेटा, मैं चला गया। अब जब मैं इंटरव्यू से हाल से निकला हूँ इंटरव्यू रूम से, तो वेटिंग जी डिप्टी का इंटरव्यू इंग्लिश में, उर्दू में था? इंग्लिश यार पहले वो इंग्लिश में बोलेगा, अगर वो उर्दू में बोले तो आप भी उर्दू में चल जाओ। आपके लिए कुछ इंग्लिश में था? मेरे साथ मिक्स था, पहले इंग्लिश में था फिर उर्दू में हो गया। जैसे वो बोले वैसे जवाब दे दो, खैर है, टूटी फूटी है बोल दो। डिप्टी ने जीके नहीं पूछा? नहीं कुछ नहीं पूछा, कोई सिचुएशन नहीं, कोई मैथ्स नहीं, कोई जीके नहीं। मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू था ही वन साइडेड। मुझे इंटरव्यू हुआ तो जब मैं गुजर रहा हूँ साथ में वेटिंग, तो मेरी ऐसे ही स्माइल निकल गई हुई थी। अच्छा सॉरी, एक और क्वेश्चन उसने पूछा था। कहता है कि यार ये आपका बेफाम, अब मेरा बेफाम बाद में अलहदा भी बना था, पहले मेरा बहन भाइयों के साथ था फिर बाद में अलहदा हुआ। तो कहता है कि आपके बहन भाइयों के नाम क्यों नहीं है इसमें बेफॉर्म में? तो मैंने कहा कि सर मेरा बाद में बना है। कहता क्यों? मैंने कहा मेरी एज कम लिखी हुई थी तो बाद में मुझे बेफॉर्म दोबारा बनाना पड़ा। तो कहता है कि अच्छा उनके नाम क्यों नहीं है इधर? तो कहता है कि अच्छा उनके नाम, उनका CNIC बना हुआ? मैंने कहा बना हुआ। तो कहता है कि जिनका CNIC नाम बना हुआ उनको क्या बोलते हैं? मैंने कहा अंडर 18। तो कहता है तो फिर परेशान क्यों हो गए? सिंपल सा क्वेश्चन। तो वो हंसने लगा, मेरे मुंह पे स्माइल थी। तो कहता है अब तो परेशान ही हो गए। तो मेरी हंसी निकल गई उधर, ये मैंने फेक नहीं किया था, मेरी हंसी निकल गई। अच्छा सब इसके बाद इंटरव्यू जब ख़त्म हो गया तो मैं गुजर रहा था, मेरी हंसी, मैं हंस रहा था जाते हुए। तो अब मैं कैमरे के लिए नहीं हंस रहा था, वो हो सकता है उधर कैमरा ना लगा हुआ हो तो हॉल में गुजर के जाना होता है, लेकिन मैं हंस रहा था। जब फिर उसने स्टाफ ने बोला कि आप सीधा कमरे में जाओगे, कमरे में गए हम। तो हमें पता था कि अब एंड नहीं होगा यहाँ पे डे, अगर GTO के टास्क शुरू होने हैं। तो फिर हमें दोबारा बुलाया उन्होंने और हमें GTO के लिए ले गए। फिर एक और स्टाफ आया और हमें एक और कमरे में ले गया। GTO ने हमें रिसीव किया और हमें कमरे में ले गया। हम जाके बैठे हैं। GTO था, दाढ़ी मूंछ रखी हुई थी उसने, बिल्कुल मुझे तो लगता है हमारे इलाके का कोई पंजाबी था, और इंग्लिश भी उसकी नॉर्मल ही थी, कुछ ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं था। और हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी हैं उसने, वो बिल्कुल सोच सोच के बोल रहा था, उसको पेपर रीडिंग नहीं कर रहा था वो। लास्ट टाइम गुजरावाला में जो GTO था ना, वो सिनफे आहन वाला, वो मेरा GTO था। वो ऐसे पढ़ रहा था जैसे तो अंग्रेज़ भी नहीं पढ़ते, वो UK वाले भी नहीं ऐसे पढ़ते जैसे वो पढ़ता है, लेकिन इसकी ब्रीफिंग आसान थी। अब GTO आ गया, हमारा सब सारा ग्रुप बैठा हुआ है। तो हमें पता था कि यू से वो नाम तो पूछेगा ही, तो उसने नाम पूछना स्टार्ट कर दिया, हमने सारा उन्हें बता दिया। इसके बाद चेस्ट नंबर 9 ने भी रिपीट करके बताया था। यार छोड़ो, अभी ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो फिर उसने नाम पूछ लिया। उसके बाद उसने हमें बताया कि पब्लिक स्पीकिंग होगी। अब उसने हमें पब्लिक स्पीकिंग बताया तो हमने भी पब्लिक स्पीकिंग ही बोलना है, वैसे यूजुअली लेक्चरेट बोलते हैं। उसने पब्लिक स्पीकिंग बताया। उसने फिर साइड पे एक स्क्रीन लगी हुई थी जिस पे आपको मिलिट्री प्लान भी शो होगा
फिर अब इस दफ़ा उन्होंने, वैसे गुजरांवाला में ऐसा नहीं था, स्क्रीन पे जिस तरह वो आपने अक्सर टिकटॉक पे भी सुना होगा, एआई की आवाज़ में बोलता है ना कि बंदा, उसी तरह सारी ब्रीफिंग इंग्लिश में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में एआई की रिकॉर्डिंग थी, वो सारी साथ में लिखी हुई भी थी, साथ में बोल भी रहा था वो, तो आप इजीली सुन लोगे जिनका मलीर में बनता है। हो सकता है गुजरांवाला में भी ये रेनोवेशन हो गई हो, लेकिन मलीर में तो ऐसे ही था। तो सारी इंस्ट्रक्शन दी उसने पब्लिक स्पीकिंग की। उसके बाद उसने बोला कि मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग में 2 टॉपिक दूंगा, तो आपने या तो इसके अगेंस्ट जाना है या इसके हक़ में बोलना है। तो आप कोई एक टॉपिक चूज़ करोगे, आप टॉपिक को 2 दफ़ा रिपीट करोगे। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये सुनने वाली होती है। इससे पहले उसने इंट्रोडक्शन लिया हमसे, तो उसने इंट्रोडक्शन में अपनी वो सीक्वेंस बताया हुआ था। उसने बोला कि आप इंट्रोडक्शन दोगे, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं बताने बैठ जाना। 3 लड़कों ने पहले बताया हुआ एजुकेशन, यार उसने बोला भी या नहीं बताना तो क्यों बता रहे हो। ये होता है जब आप रट्टा लगा के जाते हो, यार जब मुझे डिप्टी पूछेगा ना तो मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन करवा देना, जब मुझसे जीटीओ पूछेगा मैंने ऐसे करवा देना। मैंने डिप्टी के इंटरव्यू में ज़रूर बताया था कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपने नहीं बताना। अब जीटीओ ने बोल दिया आप नहीं बताओगे तो आप नहीं बताओगे। पहले 2-3 चेस्ट नंबर्स ने ऐसे बोला, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने सही इंट्रोडक्शन दिया। उसने ये भी बोला था अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बताओ, वो मैंने बता दिया। अब इधर उसने मुझे क्वेश्चन किया, यू आर डूइंग टेंट पैकिंग, मैंने कहा यस। तो कहता है कि सिंस द एज ऑफ, तो मैं 1 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 1 मुझे जैसे मैंने 1 बोला ना, मुझे समझ में आ गया कि मैं चवल मार बैठा हूँ, लेकिन मैं चुप कर गया। आप गलती कर बैठे हो ना तो बस चुप कर जाओ, उसको बता देना सर मैं मुझे पता नहीं चला। तो जब सारों का इंट्रोडक्शन हो गया तो उसने कहा कि यार इसका आपकी सिलेक्शन से रिलेशन कोई नहीं था, वैसे ही आपका इंट्रोडक्शन लिया है। और वैसे डिप्टी ने भी हम सारों से इंट्रोडक्शन करवाया था, लेकिन डिप्टी का काम करने का तरीका और है, जीटीओ का काम करने का तरीका और है। जीटीओ को इंट्रोडक्शन हमने जीटीओ की तरफ दे के दिया, लेकिन जब डिप्टी ने इंट्रोडक्शन बोला था तो उसने स्पेसिफाई किया था कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स को बताओगे, मुझे नहीं बताना आपने कि आप क्या, आपका इंट्रोडक्शन आप क्या चीज़ हो, अपने फेलोज़ को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है उधर। और जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हो ना तो सारों को एड्रेस किया करो, आपके लेफ्ट साइड पे, आपके राइट साइड पे, सारों की तरफ देखा करो, आंखों में देखकर बात किया करो। अब जब बंदा बोल रहा हो ना तो मैंने देखा, मेरा चेस्ट नंबर 1 था, मैं डिस्कशन कर रहा था तो पहले वो ऐसे बैठा हुआ था, सोच में पड़ा हुआ था, नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा है, हालांकि उसको देखना मेरी तरफ चाहिए था। ये बहुत बड़ी बेगैरती होती है, आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो। तो ये अब उसने गलती की है, मेरी तरफ देखना चाहिए था उसे, वो रिकमेंड नहीं हुआ। अब यूजुअली नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से ही नॉट रिकमेंड हुआ, लेकिन ये काउंट होती हैं चीज़ें। एट द एंड रिजल्ट सारी चीज़ें कंपाइल करके बनाया जाता है। एक चीज़ पे ना तो आप रिकमेंड होते हो और ना ही एक चीज़ पे नॉट रिकमेंड होते हो। वैसे यूजुअली जब बंदा नॉट रिकमेंड करते हैं ना तो उनको बड़ी सारी रीज़न्स चाहिए होती हैं। रिकमेंडेड ऐसे ही हो जाती हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड के लिए बड़ी ज़्यादा रीज़न्स मांगते हैं। जब मेरा गुजरांवाला में इंटरव्यू हुआ था ना, मुझे उसने तकरीबन 50-60 सवाल पूछे थे उसने, यार अच्छा आप ये भी बता दो आपकी कोई लाइफ अचीवमेंट है या आपने इनिशिएटिव लिया हो। तो लेकिन मैं उसको वहाँ पे कन्विंस नहीं कर पाया था लास्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो काउंट कर रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो बातों बातों में आपसे कुछ चीज़ें मांग रहा होता है, वो आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो आप अपना अपना उधर बेस्ट वर्जन दिखाना होता है। ये सारी चीज़ें हो रही। अब जीटीओ ने इंट्रोडक्शन ले लिया, जीटीओ ने पब्लिक स्पीकिंग पे भी बता दिया, 2 टॉपिक्स बताएगा वो। अच्छा, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना ग्रुप डिस्कशन के और पब्लिक स्पीकिंग या लेक्चरेट के, ये टॉपिक्स होते हैं 2 तरफ़ा। को एजुकेशन है ना, तो कुछ लड़के इसके हक़ में बोलेंगे, कुछ इसके अगेंस्ट बोलेंगे, तो आप अपना ओपिनियन रखना है आपने अपना। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि अब 9 लड़कों का ग्रुप है तो 4 किसी हक़ में बोलेंगे, 4 किसी हक़ में बोलेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि मैं आई डिसएग्री विद फलां और आई डिसएग्री विद फलां, इस तरह बहस नहीं करनी उधर। आप अपनी बात करो, किसी को समझ आती है तो आए, नहीं आती तो जीटीओ तो आपको सुन नहीं रहा है ना, तो आप अपनी बात किया करो। जो टॉपिक्स थे ना, इसमें था एक इस शॉर्ट वे एन ईजी वे टू सक्सेस, और मेरा टॉपिक था डज ब्यूटी कैन ब्यूटी सरपास इंटेलेक्ट। तो ये मेरा टॉपिक था, मुझे दूसरा टॉपिक नहीं याद। कैन ब्यूटी सरपास इंटेलेक्ट, सरपास होता है क्रॉस करना, किसी चीज़ से आगे निकल जाना। इंटेलेक्चुअल लेवल, यार इंटेलिजेंस, जहानत होता है, काबिलियत। तो ये मेरा टॉपिक था, मुझे पता था कि ये मैंने बोल लेना, ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया। अच्छा, एक और गलती है, जीटीओ ने बोला हुआ है कि जब आप टॉपिक चूज़ करोगे ना तो आपने 2 दफ़ा टॉपिक को रिपीट करना है। अब कुछ लड़के ऐसे चवल भी थे कि वो एक दफ़ा टॉपिक बोला और भाग गए हैं बाहर को, जब जीटीओ उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। जब मैंने टॉपिक का नाम बोला ना तो जीटीओ ने अचानक से नहीं बोल दिया कि ओके जेंटलमैन गो, तो उसने पहले वो नीचे लिख रहा था। जब मैंने एक दफ़ा टॉपिक बोल दिया ना, फिर उसने मुंह उठा के देखा, फिर मैंने दूसरी दफ़ा बोला, फिर उसने कहा जाओ आप। मैं चला गया बाहर। तो उधर वैसे 3 या 5 मिनट तक बोलना होता है, और जब आप बोल रहे हो तो जो बंदा बाहर गया होगा वो अपने टॉपिक के बारे में सोचेगा। अच्छा, अब जब चेस्ट नंबर 1 बाहर गया है ना, वो वहाँ पे 3 या 5 मिनट के लिए कुछ
अपने टॉपिक के बारे में सोच रहा कि मैंने क्या बोलना है। उतनी देर में उसने हमें बोला कि आप अपनी सारी न्यूज़ बताओ, एनी न्यूज़। तो इस मोमेंट पे उसने मुझसे न्यूज़ मांगी। वैसे इसने एक मांगी थी, और जब मैं जुलाई अगस्त में यहाँ पे तैयारी कर रहा था तो शाहज़ेब लड़का रिकमेंड हुआ, तो उसने कहा था हमसे 6 न्यूज़ भी मांगी है उसने। वैसे इतना कोई मसला नहीं होता, कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ो या न्यूज़ सुन लो तो बंदे की 6-7 न्यूज़ तो वैसे ही दिमाग में रह जाती है। कोई मेन पाकिस्तान रिलेटेड या कोई इंटरनेशनल भी हो, वो आप 6-7 याद कर लेना, तो वो आपको बोलेगा तो आप बता देना उधर। उसने हमसे न्यूज़ मांगी, फिर 3-5 मिनट के लिए वो हमसे कुछ बातें करता रहा। इतनी देर में वो बोलता है कि टेस्ट नंबर 2 को उसने टॉपिक दिया, टेस्ट नंबर 2 बाहर गया और टेस्ट नंबर 1 अंदर आ गया। अब जो नंबर 1 पता ना, वो कर रहा था लॉयर था वो, उसकी सारा बिहेवियर भी लॉयर्स वाला ही था। वो बहस ज़्यादा करता था, लॉयर को बहस करनी पड़ती है केस जीतने के लिए। उसका बिहेवियर भी लॉयर वाला ही था और वाकई में बहस करता था। ग्रुप डिस्कशन में टेस्ट नंबर 1 और 3 ने जितनी डिस्कशन बहस में की है ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने की होगी। वो बहस करते थे जीटीओ के साथ भी, या कुछ लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ भी बहस नहीं करनी। वहाँ पे जाके क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर होता है, वहाँ पे जाके आपको चीज़ जीत नहीं रहे हो। और वहाँ पे उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट में ये चीज़ बताई हुई थी, इट्स नॉट अ कंपैरिजन विद योर फेलोज, इट्स जस्ट योर बेस्ट वर्जन। तो आप अपना बेस्ट दो, आपको जो चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में अच्छी लगती है। वैसे लड़के बोलते हैं उधर 29-29 भी रिकमेंड हुए हैं एक बैच में से। तो आप अगर अच्छे हो तो एक बैच में से, एक ग्रुप में से 6 लड़के भी रिकमेंड हो सकते हैं। तो आप अगर लेग पुलिंग नहीं करोगे, कॉपरेशन दिखाओगे, तो आप रिकमेंड हो सकते हो। कंपटीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे बाज़ का बैड लक भी चल जाता है, ISSB में ज़िंदगी का हिस्सा है बैड लक भी। अच्छा, अब बाहर गया होगा, इसी सीक्वेंस से 3 मिनट बंदा सोचेगा, उतनी देर में 3 मिनट अंदर बंदा बोलेगा। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप धड़ाधड़ बोले ही जाओ, धड़ाधड़ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाओ। कोशिश करोगे जो बात टॉपिक के रेलिवेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा देनी है आपने, इररेलेवेंट जाने की कोशिश ना करें। अब लड़के ये भी कर रहे थे कि उनसे 2-3 मिनट बोला भी नहीं गया। टेस्ट नंबर 9 और 8 और 9 में मैंने आपको पहले भी बताया, वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। अब वो रूम के अंदर आए हैं तो वो थोड़ा सा बोले हैं, 1-2 लाइन्स बोली उन्होंने, थैंक यू जेंटलमैन। तो जीटीओ ने बोला आपके पास कहने को और कुछ भी नहीं है? तो कहता है नहीं यार, इतना तो बंदा कर लेता है। अब जो AI ने वो जो ब्रीफिंग दी थी ना, उसमें उसने बोला था अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो एक लाइन बोलो उर्दू में, फिर इंग्लिश पे आ जाओ। अगर एक लाइन पे बात भी आपसे नहीं आया जा रहा तो 6-7 लाइन्स भी उर्दू में बोलो, बोलना ज़रूर है, बोलना ज़रूरी है उधर। तो आप 6-7 लाइन्स भी उर्दू में बोलो। उर्दू में तो बंदा कम से कम बोल सकता है ना, टॉपिक के रिलेटेड उर्दू में बोलो। और जब जीटीओ टॉपिक दे रहा होता है तो अपने कान और आंखें और दिमाग अपना उधर रखा करो। आप किसी और टेस्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में आपने रखना है दिमाग। फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोचना। आप, हमारे एक सर कहा करते थे, अगर बंदा पास्ट को छोड़ के, फ्यूचर को छोड़ के सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस कर लेना तो बंदे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, कभी भी नहीं बर्बाद होती। क्योंकि जो प्रेजेंट होता है उसने डिसाइड करना होता है हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। उधर लड़के टेंशन ले रहे होते हैं। अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में तो मेरे साथ ये हुआ था, जीटीओ ने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो ये तो मेरी पर्सनैलिटी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें आप, उधर जो मर्जी सोचते नहीं वो आपने अपना जो जवाब देना था वो तो आपने दे लिया ना, आप उधर जवाब दे लिया आपने, फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो। प्रेजेंट में चल रहा है उस पर ध्यान करो। कुछ लड़के ऐसे भी थे उनको टॉपिक समझ ही नहीं है, हालांकि वो बड़े आम टॉपिक्स थे, बड़े बड़े वो जो समझने वाले इजीली बंदे को समझ आ जाती है। अब जो सर पास है, इधर कई लड़कों को समझ नहीं आया, अब दूसरा टॉपिक चूज़ कर लो। फिर भी अगर आपको दोनों ही नहीं समझ में आए, सर को बोल देना सर आई डो नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, तो बोल देना, शायद वो आपको बता दे दोबारा। इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं है उधर। आप ज़ाहिर है कि बंदे को 600 नंबर हैं और रिकमेंड होने का लायक है, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं रिकमेंड होने वाली, लेकिन उसको टॉपिक का मीनिंग समझ में नहीं आया तो जीटीओ इतना सख्त और जालिम नहीं है, वो आपको टॉपिक का मीनिंग ही नहीं बताएगा, या आपको टॉपिक नहीं बताएगा, कोई और टॉपिक भी दे सकता है आपको। उधर समझ के बोलें। फिर मेरा ये टॉपिक था, मैं बाहर गया हुआ था। अब बाहर जाकर मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे इतना आसान टॉपिक मिल गया। मैं बाहर जाके हंस रहा हूँ और जब मैं अंदर आया तो जीटीओ सामने बैठा हुआ था, मैं इधर बोल रहा हूँ, इधर एल शेप था, इधर राइट साइड पे जीटीओ था सामने बैठा हुआ। तो मैं अंदर आके बोलना शुरू किया। पहले मैंने ब्यूटी और इंटेलेक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि असल में होती क्या है। फिर मैंने बताया कि ये कभी भी ब्यूटी इंटेलेक्ट को सरपास नहीं कर सकती, कभी भी ब्यूटी इंटेलेक्ट से आगे नहीं गुजर सकती अहमियत में। तो ये मैंने बताई। फिर मैंने एग्जांपल्स दी दो। मैंने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जांपल दी। मैंने कहा कि वो काले थे, हबशी थे, लेकिन फिर भी जन्नत में सबसे पहले उन्होंने ही जाना है, आप सल्लम की सवारी लेकर उन्होंने एंटर होना। ये मैंने सारी इंग्लिश में डिस्क्राइब किया। उसके बाद मैंने आर्मी चीफ की एग्जांपल दी। मैंने कहा कि आर्मी चीफ जो होता है वो 65-70 साल की एज में भी जाके वो अपनी ब्यूटी लॉस कर चुका होता है। 65-70 साल का बंदा हमारी यंग जनरेशन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो आर्मी चीफ होता है। वो आर्मी को लीड इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास इंटेलेक्ट है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वी मस्ट गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस। तो मैंने ये सारी चीज़ें बातें की।
तो जीटीओ ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। यूजली सारे ग्रुप से उसने काउंटर क्वेश्चंस किए। उसने बोला एनी क्वेश्चन, तो फिर एक चेस्ट नंबर 1 था, उसने कहा कि यार आपने बिलाल हबशी की एग्जांपल दी है, तो अफ्रीका में के लोग काले हैं तो उधर भी तो ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मैंने कहा कि यार उधर कॉम्पिटिशन्स होते हैं लेकिन उधर कॉम्पिटिशन्स में वो गोरा बंदा कम्पीट नहीं कर सकता, उधर सारे ब्लैक होंगे और उनका ब्यूटी स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। चुप कर गया वो। फिर एक और चेस्ट नंबर बताता है कि मैंने जब ये बात कर रहा था काले बंदे की, तो इसके काउंटर क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर में, तो मैंने ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रोशन था, तो रोशन चेहरा खूबसूरती की निशानी है, इसी वजह से ये जो हम है ना, हम बाज़ का बातें भी कर देते हैं कि तुम काले हो। तो उसने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि काला रंग बदसूरती की अलामत है। मैंने कहा है, ये हकीकत है ना, तो बंदा काला हो तो हम उसको बात करते ही करते हैं, ये सच है। ये पॉजिटिवनेस नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये रंग नस्ल मैटर नहीं करता, सारा कुछ मैटर करता है। ये मैटर ना करता होता तो ये हदीस क्यों होती, गोरे को काले पर, हाँ ये क्यों होती, क्योंकि ये लोग सोचते हैं तो ये हदीस आई हुई है। अच्छा मैंने टॉपिक दे दिया ना, तो अब चेस्ट नंबर 3 था, उसने बोला कि यार मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, जो आपने अभी बात बताई कि आपसे सल्लम का चेहरा तो रोशन था, असल में उनका चेहरा गंदमी रंग का था। तो उसने इतनी बात की है तो मेरे ख्याल में वो क्वेश्चन करने लगा था, वो उसके मुझे एक्सप्रेशन से लगा। तो जीटी ने बोला थैंक यू जनरल, मैंने बैठ के जाके। अब इसके बाद उसने जब बाकी चेस्ट नंबर्स आए तो अगेन उसने, ये होती है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, आप उस पर फोकस करें। लड़के जो बोल गए हैं, अच्छा बोल गए हैं, वो इसी खुशी में पड़ जाते हैं कि वो अपने फ्यूचर का ख्याल, अपने प्रेजेंट को खो देते हैं, वो पास्ट में चले जाते हैं, पॉजिटिवनेस में या नेगेटिवनेस में। अब आपका अच्छा टॉपिक हो गया तो आप, अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है, अभी डिस्कशन चल रही है, पब्लिक स्पीकिंग हो रही है। तो जितना ज़्यादा बोलना ज़रूरी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। तो जब आप सुनना छोड़ देते हो ना, तो जीटीओ को जब आपको पता चला ना कि बंदा इंटरेस्टेड नहीं है स्पीकिंग में, तो वो इशारा करेगा जेंटलमैन आस्क हिम अ क्वेश्चन। आपको पता ही नहीं कि अगले बंदे का टॉपिक क्या था, अगले बंदे ने क्या बात की, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे उससे। इस वजह से आप फंस जाते हो उधर जाके। जब आप बात सुन रहे हो तो क्वेश्चन करने का आपका माइंड कॉन्शियस हो जाएगा, आपको पता चलेगा मैंने क्या क्वेश्चन पूछना है। अच्छा अब एक और प्रॉब्लम है जो मेरी लास्ट ISSB में हुई। लड़के, मैं सोच रहा होता था कि जब जीटीओ ने बोला ना कि मैं किसी को पॉइंट भी कर सकता हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछो इससे, मैं लास्ट ISSB में ये सोच रहा होता था कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन पूछना है। ये भी नहीं सोचना आपने। जब ये सोच रहे होगे ना तो बंदे की बात मिस कर जाओगे, ये पक्की बात है। आप इधर भी कोई क्वेश्चन सोच रहा होगा ना तो मेरी बात मिस कर जाएगा वो। क्वेश्चन ना सोचें, जब टाइम वो आपको बोले एनी क्वेश्चंस, कोई भी पूछ सकता है। जब वो पॉइंट करेगा जस्ट नंबर 5 आस्क हिम अ क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चन पूछें। वैसे जब एक पब्लिक स्पीकिंग चल रही थी तो जीटीओ ने मुझे बोला आस्क हिम अ क्वेश्चन, तो मैंने उससे पूछा। उसने जेवलिन थ्रो का बताया था कि 92.97 मीटर उसने अरशद नदीम ने फेंकी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हालांकि ये है नहीं, 97 है। मैंने उससे पूछा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कहते हैं हाँ। तो मैं चुप कर गया, मैंने उससे डिबेट नहीं की, मेरा काम नहीं है डिबेट करना। जीटीओ नोट कर रहा था, मैंने क्वेश्चन पूछा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है या नहीं, उसने आंसर कर दिया। अब मैं उधर जी वो औरतों की तरह बहस करना स्टार्ट कर दिया, यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ही नहीं, तुम तुम्हारी सब पब्लिक स्पीकिंग हो है, तुम नॉलेज कहाँ से लेके आए हो, ये बातें उधर आपने शो नहीं करनी। अब मैंने उसको रिस्पेक्ट दी है। जीटीओ ने बोला होगा यार बंदे को पता था, इसी वजह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है या नहीं, क्यूरोसिटी से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो जीटीओ ने कहा कि यार ठीक है। तो इसी तरह कोई क्वेश्चंस आपसे ड्यूरिंग डिस्कशन भी पूछ सकता है। मसलन एक शॉर्ट वे एंड ईजी वे टू सक्सेस टॉपिक है ना, तो बंदा बोल रहा है, वो आपसे भी पूछ सकता है, क्योंकि आपकी अटेंटिवनेस, आपका एक्टिवनेस चेक करने के लिए आपसे भी पूछ सकता है कि आपका क्या ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा बोल रहा है उसी ने सारा कुछ कन्वे करना है, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने प्रेजेंट पे, वहाँ पे आप अपना प्रेजेंट पे फोकस करो। जो आप बंदा बोल रहा है, जो जीटीओ बोल रहा है, उसी तरह फोकस करो, उस आंखों में आंखें डाल के देखना। उधर इनकॉन्फिडेंस शो नहीं करना कि आप जीटीओ आपसे बात कर रहा है तो आप कभी इधर देख रहे हो, कभी उसके जीटीओ के कपड़ों की तरफ देख रहे हो, कभी उसकी टाई की तरफ देख रहे हो। वैसे एक ट्रिक भी है आई कांटेक्ट करने का, अगर आप में से कोई अनईजी फील करता है कांटेक्ट करने में, तो ये जो माथा होता है ना, इस जगह अगर आप किसी बंदे की इस जगह पे देखोगे ना, तो एक तो आपको उसकी आंखों में नहीं देख रहे हो, अगर आपको वाकई में इतना डर लगता है कि जीटीओ आपको खा लेगा, तो इस जगह पे भी देखोगे ना तो अगले बंदे को ऐसे ही लगता है जैसे मेरे साथ आई कांटेक्ट कर रहा है। ये एक ट्रिक है अगर आप आजमाना चाहो, लेकिन आपके कान, आपकी आंखें और आपका दिमाग जीटीओ में ही होना चाहिए। उसके माथे पे नहीं कि क्या लिखा हुआ है या क्या बना हुआ है, उसका माथा बड़ा है छोटा, ये नहीं सोचना। वैसे एक ट्रिक है कि आपकी आंखें उधर हों तो उसको ऐसे ही लगेगा जैसे आप आई कॉन्टैक्ट ही कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन आपका ध्यान जीटीओ की बातों पे ही हो कि आपसे वो कुछ पूछे तो आप उसको बताने के काबिल हो जाओगे। अच्छा पब्लिक स्पीकिंग हो गई है, इसके बाद हमारा था मिलिट्री प्लान। अगेन सेम ब्रीफिंग स्क्रीन पे शो हुई, ए बोल रहा है
तो डिस्कशन अब इसमें था, हमारी प्लानिंग का नाम था नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग नहीं था, नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग हमारी पूरी प्लानिंग का नाम था। अगर हमसे वो पूछता, मुझसे पूछता, तो मैंने यही बताना था, नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग है हमारी। तो फिर ग्रुप प्लान बताया उन्होंने। वैसे मिलिट्री प्लान इतना मैटर नहीं करता, मेरी कैलकुलेशन में मेरा सारा टाइम गुजर गया, मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी। तो अब ग्रुप प्लानिंग में उसने, मेरे सामने स्क्रीन है ना, स्क्रीन के नीचे टाइम लगा हुआ था, टाइम में उसने हमें बता दिया, हमारे टाइम पे था 39 मिनट थे, पता नहीं कितने बजे। तो उसने कहा कि 2:01 पे, शायद 2 बजे थे, 2:01 पे आपकी प्लानिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा, जितना प्लान कर सकते हो करो। तो फिर प्लानिंग स्टार्ट होगी। अब अच्छा, अब जब प्लानिंग चल रही होगी ना, तो स्क्रीन पे जीटीओ सारी इंस्ट्रक्शन देगा आपको, तो आपने इंस्ट्रक्शन सुननी है, आपने स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, जीटीओ की तरफ देखो। जब जीटीओ, अच्छा अब जीटीओ ऐसे है ना, तो जीटीओ आपको स्क्रीन की तरफ बता रहा है, स्क्रीन की तरफ देखो। जब जीटीओ स्क्रीन की तरफ बताना छोड़ के कोई ऐसी चीज़ है जो स्क्रीन पर नहीं लिखी हुई, तो अब जीटीओ की तरफ देखोगे, स्क्रीन की तरफ ही नहीं देखते रहोगे। गुजरांवाला में मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैं जीटीओ की इंस्ट्रक्शन छोड़ के मैं स्क्रीन की तरफ देखता था। मैं असल में कंफ्यूज था कि इतना मुश्किल प्लान कैसे होगा। कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्लान होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, शायद ही किसी का हुआ हो, तो इस चीज़ पर कंफ्यूज नहीं होना, प्लान मुश्किल है आसान है, आपने बस जो जहन में आता है वो लिखना है। अच्छा, अब उसने ब्रीफिंग दे दी है, फिर उसने ये भी बोला, बहुत अच्छा जीटीओ था, उसने बोला ये सेम प्लानिंग है ना, जो सेम ब्रीफिंग है, वो आपको पेज मिलेगा, उस पर सारी लिखी हुई होगी। और उसके बाद आपको मैं वो भी बता देता हूँ प्लानिंग करनी कैसे होती है। फिर उसने प्लानिंग दी, उसने सारी ब्रीफिंग दे दी स्क्रीन पे, फिर वो आपके बैठा, उसने कहा कि आप ग्रुप प्लानिंग करो। अच्छा, अब पब्लिक स्पीकिंग के बाद जीटीओ गया रूम के बाहर, अभी प्लानिंग की उसने बोला नहीं था ग्रुप प्लानिंग होगी, उसने कहा कि मैं 3-4 मिनट के लिए मैं रिफ्रेश होके आता हूँ। अब वो बाहर निकला हुआ है, जैसे वो कैमरा लगा हुआ है, उसे कॉर्नर पर कैमरा लगा हुआ है, और लड़के, मैंने आपको बताया था, अगेन बकवास करना शुरू हो गए हैं यार, कॉपरेशन शो करना यार। फिर एक टॉपिक था बेंचो, उस पर सारी की सारी बहस करना शुरू हो गए, बहस ही करना शुरू हो गए। यार तुमने शॉर्ट वे इजी सक्सेस बताया था, इसमें ऐसा नहीं होता, बाज का तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा। चुप करें ना, टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग हो गई है, आपकी रैंकिंग्स हो गई हैं, आपकी पोजीशन भी जीटीओ ने डिसाइड कर ली हुई है, आप कितने जोगे थे वो आपने बोल दिया है। आपने ग्रुप के सामने अपने आप को नहीं मनवाना, जीटीओ के सामने तो आपसे बोला नहीं गया। अभी आप सारा आपका जो मवाद आ रहा है, वो आप अभी उसको ग्रुप को बता रहे हो। हमारे फिजिक्स के सारे थे, वो कहते थे लड़ाई के बाद जो चपेट याद है ना, वो अपने मुंह पे मारा करो। तो यही बात वो उधर होती है कि अब प्लानिंग हो गई है, सारी पब्लिक स्पीकिंग हो गई है, क्या किस बात की डिस्कशन कर रहे हो आप यार, ये ऐसे कर, मैं ऐसे बोलता, मेरे ख्याल में ऐसे होता है, उस आपका ख्याल कोई नहीं मांग रहा। वो जीटीओ ने मांगा था, वो आपसे बोला नहीं गया। अभी आप सारा उसको अम्मा जी मान के, दादी माँ मान के, आप सारी उनको, अब बच्चों को लेके अपनी बगल के नीचे सारा उनको समझा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उधर नहीं करनी आपने, आप उधर कम्पीट कर रहे हो ना, आपका उधर सारा ग्रुप में अपना अपना बेस्ट देना होता है उधर। ऑपरेशन ये नहीं है कि आप किसी का टॉपिक ख़त्म हो गया तो उसको समझाओ, तुमने गलत बोला, तुमने सही बोला, टॉपिक हो गया है, रिजल्ट हो गया है, तो बोलने का मजाज बनता नहीं है उधर। और जब कैमरा भी लगा हुआ है। अब इसके बाद जीटीओ अंदर आया, उसने ग्रुप प्लानिंग बताई, ग्रुप प्लानिंग स्टार्ट हो गई, टाइम भी स्टार्ट हो गया। अब उसने पेंसिल्स भी दी हमें क्लिप बोर्ड्स भी दिए, शीट्स भी दी, जिस पे डिस्कशन लिखी हुई है वो अलहदा, और फिर जिस पे लिखना होता है वो अलहदा। मैंने उससे पूछा था सर कैलकुलेशंस कहाँ पे करनी, उसने कहा उस पेज के बैक साइड पे कर लेना। फिर कैलकुलेशंस की हमने। अब कैलकुलेशंस में मेरा टाइम गुजर गया, एक रास्ता था जो मैंने अडॉप्ट किया, उस पर मेरे 90 मिनट्स लग रहे थे, मैंने उधर लिख दिया 90 मिनट्स, तो मैंने सारा प्लान लिख दिया। अब मेरी इधर एक चवल बज गई कि 8 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि हमें इस जगह पे ब्लास्ट होना है। प्लान स्टार्ट हो रहा था 8:30 बजे, लेकिन वो मैं गलती में 8 बजे लिख दिया कि हमारा प्लान 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो सर ने बोला था कि जो चीज़ लिख दो ना उसको काटना नहीं है। पिछली दफ़ा गुजरांवाला में मैंने बड़ी कटिंग की थी, काटना नहीं है उधर कुछ भी, जो लिख दी गया जीटीओ आपको हो सकता है थोड़ा बहुत जलील करे, वो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जब कटिंग करोगे ना वो बर्दाश्त नहीं होगी उनसे, वो आपको बताएंगे तो नहीं, लेकिन आपकी नेगेटिव मार्किंग कर देंगे वो। अब उसने सारा प्लान स्टार्ट हो गया, लड़कों ने लिखा है, तो मैंने जितना लिखता था मैंने 8 बजे तीनों 2 जगह से, एक जीप थी, 2 जीप और एक बस इधर से मैंने सारी चला दी। 90 मिनट्स में इधर पहुंचे, मैंने इतना लिखा, टाइम खत्म हो गया, मेरी कैलकुलेशंस में टाइम लग गया। फिर नंबर 1 ने अपना प्लान दिया। लड़के उधर गलती क्या करते हैं, जीटीओ ने बोला था जितना लिखना है उतना बोलना है, ना भी बोले ना तो आपने उतना ही बोलना है, क्योंकि अगर आपने प्लान कर रहे हो तो जैसे बंदा प्लान कर रहा होता है, जब बंदा टाइम की जल्दी में प्लान करता है ना, तो जितना बंदा प्लान करता है उतना जल्दी से लिख भी देता है। ऐसा ही होता है नॉर्मली, नेचुरली ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में सारा प्लान एकदम से आ गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जब आपने जो सोच लिया है वो आपने लिख दिया है, ऐसा होता है। नेचुरल बिहेवियर यही है। उधर लड़के क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सारा प्लान बोलते जाते हैं,
अलग लिखी उन्होंने, एक दो लाइंस होती हैं। तो जीटीओ ने काउंटर क्वेश्चंस भी किए थे। उसने कहा कि जेंटलमैन आपने तो इधर लिखा ही नहीं हुआ, तो आप कैसे बोल रहे थे? कहता सर मैं भी कर रहा था सर, मैंने इतना कर लिया हुआ था, मैं लिखना भूल गया सर, मैं लिख रहा था। ये सारी एक्सेप्शंस होती हैं, ये सारी आप बोलते नहीं, ये एक्सक्यूज़ हैं जो आप उसको दे रहे हो। एक्सक्यूज़ नहीं मांग रहा वो आपसे, जितना लिखा हुआ वो उसको बता दो सर मैंने इतना लिखा हुआ। मेरी बारी आई, मैं बोला जाके, और मैंने एक लाइन लिखी थी, मैंने कहा कि हम इस रास्ते से जाएंगे 90 मिनट्स में इधर पहुंचेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने इतना ही प्लान किया हुआ है। जीटीओ ने मुझसे पूछा कि आपने कोई प्लान नहीं किया? मैंने कहा सर मेरा कैलकुलेशन में टाइम लग गया। तो कहता है कि चलो ठीक है थैंक यू। मैं जाके बैठ गया। अब सारे ग्रुप ने अपना अपना प्लान डिवाइस कर दिया। फिर उसके बाद आया जी एक रिजल्ट पे पहुंचो, एक बंदा प्लान ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे कख समझ नहीं आई थी प्लानिंग, तो मैंने नहीं हाथ खड़ा किया कि मैं लीड करूँगा ग्रुप को। चेस नंबर 2 था, उसने कहा कि मैं करूँगा। चेस नंबर 1 में भी कहा, तो वोटिंग हुई। चेस नंबर सारे के सारे ग्रुप ने चेस नंबर 2 को वोट किया। तो उसने प्लान डिवाइस किया, तो मुझे पता था प्लान फेल ही होना है क्योंकि टाइमिंग्स थी नहीं। जीटीओ ने बोला कि आप टाइमिंग्स, सारे लड़कों की टाइमिंग्स गलत थी। पहुँच 90 मिनट्स में रहे थे, पहुँचाए 30 मिनट्स में रहे थे। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब जब डिस्कशन चल रही है ना कि एक प्लान पे पहुंचना है हमने, एक प्लान, एक बंदा ग्रुप आगे जाके जीटीओ को डिस्क्राइब करेगा कि सारे ग्रुप का कलेक्टिव प्लान ये है। इसमें मुझे एक ही इन्फॉर्मेशन थी कि यार इस जगह से इस जगह पहुंचने वाला ना 90 मिनट्स लगते हैं, तो मैंने वो बता दिया इसमें 90 मिनट्स लगते हैं। और मैंने कोई वादू बकवास नहीं की। मुझे पता है कि मुझे प्लान की समझ ही नहीं आई। जब मैं अपना बना रहा था तब मुझे समझ नहीं आई, और अभी से जब ग्रुप की बारी है तो मैं सारी बोलना शुरू कर दी हूँ। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ जाएगी कि आपको पहले समझ में नहीं आई, बाद में आपको लड़ाई के बाद आपको चपेट याद आई, दूसरों को मुँह पर मार रहे हो। मैंने जितना मुझे पता था मैंने उतना बोल दिया। जब चेस नंबर 2 अपना प्लान दिखा रहा है, अपना प्लान डिस्क्राइब कर रहा है, जीटीओ ने बोला 2 मिस्टेक्स हैं, जब 2 मिस्टेक से ज़्यादा गुजरोगे प्लान फेल हो जाएगा। अब वो अगेन अपनी रॉन्ग कैलकुलेशंस दिखा रहा था, जीटीओ को बता रहा था। जब जीटीओ ने काउंटर क्वेश्चन में उसकी इंडिविजुअल जब वो प्लान अपना बता रहा होता है, तब वो जो कैलकुलेशंस गलत बता रहा था, ग्रुप कलेक्टिव में भी वो यही बता रहा था। जब सारे ग्रुप का प्लान बता रहा है फिर भी रॉन्ग कैलकुलेशन बता रहा है, हालांकि जीटीओ ने उससे बोला भी था तुम्हारी कैलकुलेशंस गलत है। सारी खैर हो गई, 2 गलतियाँ हुई, तो उसने कहा कि आपका प्लान फेल हो गया। उसके बाद हम सारे बैठ गए, और ये जो ग्रुप प्लानिंग होती है ना, जब बंदे सारे लिख लेते हैं ना, तो अपने जब प्लान प्रेजेंट करने की बारी आती है ना, तो चेस नंबर 1 उठेगा, अपना प्लान का पेज, क्लिप बोर्ड और पेंसिल अपनी जगह पर रखेगा। जिस पेज पे प्लान लिखा हुआ है वो जीटीओ को देगा। पहले जीटीओ पढ़ेगा उसको, वो उसको जो भी उसका मामला होता है वो काम करेगा अपना। आपने जाके सामने ग्रुप के सामने बोल के अपना सारा प्लान दिखाना होता है। जेंटलमैन ये प्लान है, यहाँ पे बंदे लेके जाने हैं, इतना टाइम है, ये गाड़ियाँ हैं हमारे पास। वो सारा इंडिविजुअल प्लान प्रेजेंट करके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इसी तरह सारे बंदे एक एक करके बताएंगे। फिर उसके बाद एक लीडर सेलेक्ट करना है जो आपके प्लान को जीटीओ के सामने पेश करेगा कि इस तरह से प्लान है, इस तरह से कंप्लीट होना है। तो ये सारा ग्रुप प्लानिंग का ये मामला होता है। इसके बाद उसने हमें बोला कि जुमे का टाइम तो गुजर गया। फिर उसने बोला, फिर अगेन स्क्रीन पे जिस तरह एआई की आवाज़ होती है, हाफ ग्रुप रेस की, उसने हमें सारी ब्रीफिंग दी। तो उसने जब ब्रीफिंग कंप्लीट होगी तो उसने हमें बोला कि जाओ आप पीटी किट में आओ। और हम भाग के गए, जाके पहले हम पहुँचे ही हैं अभी, तो सामने स्टाफ खड़ा था मैस के सामने। उसने कहा पहले मैस करें। तो इधर हमें पता था हाफ ग्रुप रेस होगी, हो सकता कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी हो जाती। तो मैंने खाना ही उतना को खाया कि बंदा ना गुजारा कर ले। तो जीटीओ डे था, तो फिर हम पीटी किट में गए हैं उधर। तो उधर जाके जीटीओ सामने आया है, तो काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे। जो 3-4 ग्रुप्स इधर लाइन्स वाइज खड़े होते हैं, जीटीओ आएगा अपना ग्रुप लेके जाएगा। तो उधर जाके हम खड़े हुए, जीटीओ आया हमारा, हमें लेके गया। अगेन उसने हम्बल वे में अपनी सारी ब्रीफिंग दी, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में, चिल वे में उसने सारी ब्रीफिंग दी। लड़के पूछते भी थे क्वेश्चंस, तो उसने उसको बिल्कुल ही आंसर किया। कोई ज़्यादा उकताहट शो नहीं की। बात जीटीओ करते हैं, गुस्सा भी करते हैं और प्रेशर भी डालते हैं, लेकिन जो हमारे वाले जीटीओ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। शायद मलीर में सारे ही ऐसे, लेकिन लड़के बता रहे थे कि जीटीओ प्रेशर भी डालते हैं, डांटते भी हैं। ताकि मुझे गुजरांवाला में उसने डिक हेड भी बोला था जब हम उधर जीटीओ टास्क में कर रहे थे, इंडोर टास्क में। मुझे गालियाँ भी बड़ी दी थी, लेकिन लास्ट टाइम भी मैं कंफ्यूज नहीं था, क्योंकि इस चीज़ की इंडिकेशन ये है कि मेरा एक उधर ग्रुप में एक दोस्त था, वो जीसी में मेरा क्लास फेलो था। तो उसने मुझे बोला कि यार तुम्हारी जीटीओ ने इतनी बेइज्जती की है, फिर भी तुम्हारा लेक्चर रेट सारे ग्रुप से अच्छा हुआ है। मतलब मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया था। लेकिन वो और बातें हैं कि मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा गुजरांवाला में सेंटर में लास्ट आईएएस भी ख़राब हुआ। तो अब हम पीटी किट में बाहर आ गए हैं। सबसे पहले उसने हमें अगेन ब्रीफिंग दी है। अगेन ब्रीफिंग देने के बाद उसने कहा कि पहले आपकी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, क्योंकि हाफ ग्रुप रेस और जीटीओज़ की चल रही थी। तो इसमें ये वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि अगर पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं तो पहले यही होंगी। वो उधर ना वो सारा ग्रुप का पूरे बैच का काम चल रहा होता है। अगर एक जीटीओ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करवा रहा है ना, इतनी देर में आपको प्रोग्रेसिव करवा लेगा। अगर कोई प्रोग्रेसिव खाली नहीं है, वैसे उधर ढेर सारे होते हैं, कोई ऐसा चांस है नहीं कि प्रोग्रेसिव खाली हो ना हो, तो वैसे होते हैं यूजली। हो सकता है वो आपको पहले हाफ ग्रुप रेस करवा ले, तो इस चीज़ पे टेंशन नहीं लेनी कि पहले तो ये होना था तो ये हो गया। उसे जीटीओ से भी नहीं पूछना सर आपने तो कहा था पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे, आप प्रोग्रेसिव करवा रहे हैं। जैसे वो करवाएगा आपका काम है काम करते जाना। प्रोग्रेसिव करवाया उसने, हमारा था भी रिपीटर्स का ग्रुप। अब लेग पुलिंग पूरी ज़ोर पे थी, तो सबसे पहले उसने प्रोग्रेसिव काम शुरू हुआ है, तो लड़के आगे गए हैं तो काम कर रहे हैं। तो फिर उसने मुझे, वैसे हमारे इधर स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो साथ में ही एक और स्टार्टिंग पॉइंट भी था, एक और ग्रुप का भी, किसी और जीटीओ का भी काम चल रहा था। शोर बड़ा था, जीटीओ ने मुझे बोला चेस्ट नंबर 5 और कोई और चेस्ट नंबर था, ग्राउंड इज इन बाउंड फॉर यू। मुझे समझ ही नहीं लगी, मुझे आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। मुझे लड़के हाथ मार रहे, यार ग्राउंड इन बाउंड हो गया, मुझे नहीं समझ में आई। तो टास्क चल रहा है, फिर मैंने ड्रम आगे पकड़ा दिया तो टास्क चलते ही, तो फिर अगेन उसने बोला अब ये फेज़ नहीं है, ग्रुप प्रोग्रेसिव के 3 फेज़ होते हैं यूजली। तो हमारा पहला फेज़ जब कंप्लीट हो गया, बंदे पार हो गए, मैं भी चला गया, सारा ग्रुप कंप्लीट आगे चला गया था। उसने बोला कि प्रोग्रेसिव के आपके पास 40 मिनट हैं, 40 मिनट में आपने तीनों फेज़ कंप्लीट करनी है। वो आपको ये हाफ टाइम पे बता देगा, हाफ द टाइम इज़ ओवर, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि आपका पहला फेज़ हो गया, तो आपको डिटेल नहीं बताएगा आपका इतना टाइम रह गया। तो फिर हम पहला फेज़ कंप्लीट कर गए, दूसरे फेज़ में फिर हमने काम स्टार्ट किया, तो फिर अगेन लेग पुलिंग हुई, मैं थोड़ा सा आगे गया, उसने फिर पीछे भेज दिया हमें मुझे। तो फिर उसने मुझे चेस्ट नंबर 5 के लिए ग्राउंड इन बाउंड किया, तो मेरे हाथ में रस्सी थी, कोई बंदा नहीं था मेरे पास, मैं रस्सी लेकर पॉइंट क्रॉस कर गया। फिर प्रोग्रेसिव चल रहा है, इसके बाद एक और चेस्ट नंबर 2 को उसने बोला ग्राउंड इज इन बाउंड कर, वो बंदा लेके फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा से फिर चेस्ट नंबर 2 के लिए ग्राउंड इन बाउंड किया, वो पता नहीं क्या अंदर गया और मुझे याद नहीं है वो क्या करके आया था। फिर मेरे लिए उसने ग्राउंड इन बाउंड किया, मैं गया, एक वो जो लॉन्ग बैम्बू नहीं होता, लॉन्ग राड गोल सा लंबा सा, वो ग्रुप के लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस था, क्योंकि उसका ना तो कोई काम था टास्क में, वो ऐसे ही बस उठा के ले जाना था। मैं गया, वो ले के वापस आ गया। इधर थोड़ी देर बाद हमारा प्रोग्रेसिव, उसने कहा कि टाइम इज़ ओवर, हमारा प्रोग्रेसिव ख़त्म हो गया। फिर हमने सामान उसी जगह पर रख दिया वापस इनिशियल पॉइंट पे। फिर हमें हाफ ग्रुप रेस के लिए ले गए, हमने हेलमेट पहने और ब्रीफिंग तो हमने पहले से ली हुई थी, तो हमारी हाफ ग्रुप रेस चली है। तो हम तकरीबन कोई वो जहाँ पे पाइप्स पे बैठ के जाते हैं ना आगे, वहाँ पे पहुँचे, तो उसने कहा कि टाइम ओवर हो गया, तो हम जाके पीछे सामान रख दिया। उसके बाद हमारा जो जीटीओ था आज के दिन के लिए इतना ही था, उसने हमें कहा कि जाओ आप रूम्स में जाओ। जाके हम इसके बाद अब जीटीओ ने बोल दिया कि आपका टास्क यहीं तक था, दिन आपका यहीं तक था, अब आप डिनर जितना मर्जी खा लो, आपकी खैर है। वैसे डिनर के बाद काम होता ही नहीं है, डिनर तक आपका दिन होता है, उससे पहले पहले शाम से पहले असर तक आपको फारिग कर देते हैं, लेकिन री इंटरव्यूज़ के लिए आपको यूजुअली शाम तक भी जाना पड़ता है। तो शाम के बाद आप जैसे मर्जी डिनर कर लो पेट भर के, वो इशू वाली बात नहीं है। उधर हमें ऑप्शन ये भी था कि आप बाहर से भी कोई चीज़ मंगवा सकते हो, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी आप मंगवाना चाहो, तो आपका ऑप्शन था। और ये डे कहने में क्या था, चल बताता हूँ यार, हाफ ग्रुप रेस का आप देख लोगे तो जी यूट्यूब पे देख लो, वो कुछ ऑब्स्टिकल्स होती हैं, आप डमी होती है, वो एक बंदे का बुत सा होता है फोम का, वो आपने उठा के लेके जाना होता है। डमी 2 बंदे पकड़ते हैं, तो एक टायर होता है उस पर 2 रस्सियाँ लगी हुई, वो भी 2 बंदों से पकड़नी होती हैं। तो अगर 9 बंदों का ग्रुप है ना, तो वो 2 ग्रुप्स बनेंगे, इसमें एक डमी एक टायर एक ग्रुप के पास होगी, 4 बंदे हैं उधर, 2 बंदे एक टायर को पकड़ेंगे, 2 बंदे एक डमी को पकड़ेंगे, ये एक छोटा ग्रुप हो गया। फिर इसी तरह एक 5वां बंदा था, वो पता नहीं कौन सा चेस्ट नंबर था, वो ऐसे ही भाग रहा था साथ में, कोशिश उसकी भी यही होनी चाहिए थी कि वो साथ में हाथ डाल देता। अगर आप एक ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, फॉर एग्जांपल 9 का हमारा एक यू ग्रुप है ना, इसके अगर सब ग्रुप्स हो गए हाफ ग्रुप रेस में, और अल्लाह ना करे अगर आप कोई जो कैसे ना कहते हैं ना कि क्रिकेट में रेलू कट्टा होता है, उसका कोई काम नहीं होता। अगर आप रेलू कट्टे बन गए हो ना, तो आप कोशिश करो कि जो 2 बंदों के साथ आप रहते हो उनको हेल्प करो, उनको कहो यार तुम क्रॉस करो, मैं डमी उतनी देर में मैं पकड़ लेता हूँ। अपना कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट लाजमी करो उधर, हाफ ग्रुप रेस में लाजमी कंट्रीब्यूट करो, प्रोग्रेसिव में भी लाजमी कंट्रीब्यूट करो। अगर आपको मौका नहीं मिला तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है, कमांड टास्क में आपको पूरा मौका मिलेगा। बंदे आपके ऐसे होंगे जैसे आपके सोल्जर्स हैं, आपका हुक्म मानेंगे वो, तो उधर आप अपना लोहा मनवा सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं है। जीटीओ देख रहा होता है कि किस बंदे की लेग पुलिंग हो रही है, कौन लेग पुलिंग कर रहा है, और किस बंदे को टाइम नहीं दिया जा रहा, मौका नहीं दिया जा रहा, ये सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है। वैसे कोशिश करो कि अपना रास्ता बनाने की आप आदत डालो, अपना रास्ता बनाने का तरीका सीखो कि ग्रुप अपनी भीड़ में कैसे अपना रास्ता निकालते होते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपका रास्ता नहीं बनता, टेंशन वाली बात नहीं है, पिछला हुआ है भूल जाओ, आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर टेंशन लोगे
अगला प्रोग्राम भी ख़राब होगा, पिछले की फ़िक्र में आप अगला भी काम सारा ख़राब कर लोगे, टेंशन नहीं लेनी। अब इधर टास्क ख़त्म हो गए, हम चले गए रूम्स में, हमने चेंज वगैरह कर लिया। ड्रेसिंग का मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि कैसे ड्रेसिंग चेंज करते होते हैं। फिर हम इजी हो गए। अगले दिन फिर अगेन हमें उसने GTO था तो हमें फिर अगेन 6:30 बजे बुलाया उसने। अब अगले दिन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थी, जो फ्रेश थे ना उनके, जब हमारा ये जो डिप्टी चल रहा था ना, इस वक्त उनके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल चल रहे थे। तो जो जिना हॉल होता है उसमें सारे बैच को, जितने बंदे रहते हों उनको सारों को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की सारों की ब्रीफिंग इकट्ठी होती है। उसमें आपको बोलेंगे कि आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स इसके इतने नंबर्स हैं, इसको ऐसे करना है, इसका ये वाला फाउल होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की वहाँ पे आप सुन लो, इजीली आप समझ में लग जाएगी। आपने तो जो BRB पे सुना होगा सारा कुछ। वैसे जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, कराची में 2 थे, मलीर के ISSB में 2 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थी। तो उन दोनों का मैंने दोनों लड़कों से बात की। एक मैंने किए थे, एक लड़का और भी था, वो कह रहा था कि वो जो ऑब्स्टिकल्स है ना उस पर सेम स्ट्रक्चर्स नहीं थे। जैसे BRB पे कुछ और तरीके से ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं, गुजरांवाला में कोई और है, मलीर में कोई और है, मलीर में भी 2 ऑब्स्टिकल्स हैं, एरिया है, तो वो दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये नहीं कहना आपने कि वो अगर हुआ है तो ये भी मैंने वैसे ही करना है। अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल जिगजैग है, तो जिगजैग में जो एक जगह पे ऐसे डिफरेंस होता है 2 जिगजैग्स में, तो किसी जगह पे वो कम होगा, किसी जगह पे वो ज़्यादा होगा, किसी जगह पे हाइट ज़्यादा होगी, किसी जगह पे हाइट कम होगी। तो ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। अगले दिन हमारी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हुई हैं। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में उन्होंने बोला कि अपनी अरेंजमेंट से जैसे मर्जी आ रही, चेस्ट नंबर वाइज नहीं आना। मैं गया तो स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे उभरा हुआ था, उस पर वाइट, उस पर ना वो रंग हुआ था, उस पर जा खड़े होना था। मैंने फुल स्पीड पर गया हूँ, सामने बॉक्सिंग रिंग थी, तीसरे से मैं गुजरने लगा बॉक्सिंग रिंग के तीसरी रिंग से, तो मेरा फाउल हो गया, मैंने गेम किया, फाउल हो गया। फिर मैंने कर लिया, मैं भाग के गया, टार्जन स्विंग की। टार्जन स्विंग पे ना मैं रस्से पे लैंड कर गया, जो नॉट नहीं होती एंड पे, उस पर लैंड कर गया, लेकिन मैं क्रॉस कर गया हुआ था। फिर टायर लगा, टायर पे मेरा नाक लगा, रगड़ गया। तो फिर मैं जाके हैंगिंग ब्रिज किया। हैंगिंग ब्रिज मैंने जब क्रॉस कर लिया ना तो मैं बाहर जाकर गिर गया, पता नहीं फाउल था या नहीं, लेकिन मैं आया, मैंने दोबारा हैंगिंग ब्रिज किया। उसके बाद सामने रोड थी, ये मेरी गलती थी। गुजरांवाला में जो होता है ना डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल, वो मैंने छोड़ दी। गुजरांवाला में डिप्टी ने मुझे इस पर इंटरव्यू पर जलील भी किया था, जो सामने आता है वो छोड़ना नहीं है, मर जाओगे, छोड़ना नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, आप इसको कन्विंस नहीं कर पाओगे डिप्टी को, उसको पता चल जाएगा आप डर गए हो। डरा हुआ बंदा नहीं चाहिए उनको। मैंने रॉप क्लाइंब की, मेरा जो जिसके साथ रॉप बंधी हुई होती मैं उसके साथ हाथ पहुंच गया। मैंने बड़ा जोर लगाया, तकरीबन 45 सेकंड तक मैं लटका रहा, लेकिन मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा गया। फिर दोनों स्टाफ ने आवाज़ दी कि डिच करो। मैंने डिच की, जिगजैग किया, मैंने जंप लगाया, तो उतनी देर में विसल हो गई। मैं बहुत स्पीड से भाग के बाहर निकला। तो अब मेरा स्पीड का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, मैं रनिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा तकरीबन 35-40 सेकंड तक, 40 मिनट तक मेरा जो सिस्टम था ना वो नॉर्मलाइज़ नहीं हो सका। मेरा डायफ्राम इतना दर्द कर रहा था, मेरा दिल करता था मुझे बस मार दे, बस बेहोश कर दे, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी मुझे दर्द हुई इधर। लेकिन फिर उसके बाद कमांड टास्क शुरू हुए। अच्छा, कमांड टास्क से पहले GTO इंटरव्यू लेता है, कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड पूछ सकता है। अब मुझे उसने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो कुछ जो कमांड टास्क होता है उसके दरमियान भी कुछ चीज़ें सिचुएशंस डाल देता बंदे को। एक बंदे से उसने पूछा कि कोई ख्वाहिश है तो बताएं। उसने कहा कि सर ये चीज़ इनबाउंड कर दें, सर जंपिंग अलाउड कर दें। उसने 8-10 ख्वाहिशें पूछी उससे, तो वो कहता है कि सर रिकमेंड कर दें। कहता है रिकमेंड मैं नहीं कर सकता। तो कहता है सर अपनी अपनी डिमेंशन से तो कर सकते हैं। कहता है कि और ख्वाहिश बताओ, सर UK का टूर करवा दें, हज पे भेज दें। पहले उसने हज का बोला, फिर UK का बोला, यूरोप का। तो कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि पहले यूरोप जाओ उसके बाद हज करना। तो कहता है नहीं। तो अब ये सिचुएशंस थी, तो आप कोशिश करो ISSB से रिलेटेड ख्वाहिश बताओ। मेरा कमांड टास्क हुआ, मेरा उसने इंटरव्यू लिया, अपने दोस्त की कोई बुरी बात बताओ। लास्ट टाइम मुझे कहता कि दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मैंने कहा तुम मेहनती हो, तो और क्या सोचता, तुम ज़िद्दी हो, लास्ट टाइम कब ज़िद की थी, मैं सोच रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे प्लान बताया, मैंने प्लान डिवाइस किया, मैंने ग्रुप को आवाज़ दी, कहता प्लान बना भी लिया। मैंने कहा बना लिया है। वो ग्रुप आया हम्बल तरीके से। मैंने जब वो ब्रीफिंग देता है ना आपको, ये इन बाउंड है, ये आउट ऑफ बाउंड है, ये हाफ बाउंड है, तो वो सारी ब्रीफिंग आपको याद हो जाती है। इतने जब मेरा सेकंड लास्ट हुआ था मुझे सारी ब्रीफिंग याद हो गई थी, तो मैंने सारी इंग्लिश में ब्रीफिंग दी। तो मैंने उससे पहले पूछा सर कैन आई स्पीक उर्दू। तो कहता है कि बोल सकते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने कहा आती है। तो कहता है बोलते क्यों। मैंने कहा सर फॉर्मल वे में इतनी कभी बोली नहीं है। तो कहता है कि क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा सर अभी इतना टाइम लग जाएगा, उतनी देर में मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा प्लान चल रहा है, हाफ में मैं पहुँच गया हूँ। पहले आगे मैं था, 2 बंदे मेरे साथ थे। अब उसने कहा कि कमांडर कोई विश। तो मैंने कहा, मैंने इधर उधर देखा, तो मैंने कहा सर इधर ड्रम रखने। तो छोटा ड्रम था। तो कहता है कि अब ये टास्क ही रह गया अब ज़िंदगी में।
मैंने कहा ये ज़रूरी है। कहता है टास्क ज़्यादा ज़रूरी कोई भी नहीं है। मैंने कहा सर ये ISSB के लिए ज़रूरी है। तो अब उसने एक और क्वेश्चन किया, मुझे याद नहीं आ रहा, वो ड्रम रखा, सारा प्लान सीधा हो गया, मैं बंदों को क्रॉस करवा सकता था। उसने कहा थैंक यू जेंटलमैन। उसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट होगी। फिर उसने कहा कि यार सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, ये लाइफ का एंड नहीं है, ये सारी मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा थोड़ी देर के लिए, फिर हमें भेज देगा। अब इसके बाद GTO के दिन के बाद हमारी सिर्फ इंडिविजुअल और कमांड टास्क हुआ था। इसके बाद आपको तीसरे दिन सारा दिन फ्री नहीं रखेंगे, आपको बोलेंगे री इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। आप अपना 3 पीस वगैरह पहन के उधर बैठ जाओगे। कुछ लड़कों के री इंटरव्यूज़ होंगे, कुछ री ऑब्स्टिकल्स होंगे, कुछ अगर री कमांड टास्क होगा ना तो आपको सारे ग्रुप को तैयार करवाएंगे PT किट में। तो उधर जाके इसीलिए मैंने आपको बोला है कि तीसरे चौथे दिन इतना ज़्यादा नहीं खाना आप। ये अनसर्टन है, ISSB आपको कुछ भी करवा सकते हैं फिजिकली मेंटली। तो कोशिश करें कि आप ईजी अपने लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करें। कुछ लड़कों के री इंटरव्यूज़ हुए, तो जो चेस्ट नंबर 2 था उस हमारे ग्रुप में, उसका भी री इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वो रिकमेंड नहीं हुआ। और कुछ लड़कों के री इंटरव्यू हुए। अब उधर लड़के दोबारा फिर वही बकवास कर रहे थे, जिनका री इंटरव्यू हो रहा है ये पास हैं, हम फेल हैं, हम क्या करें, मर गए, लुटे गए। जब आपके मुंह में, आपके दिमाग में उकताहट है, मुंह पे नहीं लाना उसे, अपने दिल के अंदर बसा के रखें उसे, छुपा के रखें उसे। अच्छा, अब इसके बाद हमारा अगले दिन डिपार्चर था, फिर हमें अगेन दोबारा तैयार करवाया सुबह। वैसे 3-4 लड़कों को आउटडोर के लिए बुलाया था, इंटरव्यू किसी का भी नहीं हुआ था, तो मेरा री इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। वैसे मुझे बिलीव था मेरा री इंटरव्यू नहीं होना, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें मैंने उनको कन्विंस ना किया हो, और कोई वैसे कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन उसने पूछा भी नहीं था। अब ये सारा कुछ हो गया, तो फिर उसने हमारा डिपार्चर डे हमें बाहर निकाल दिया। अच्छा, आप कुछ ड्रेसिंग के बारे में बता दूँ, मैं लेके गया हुआ था एक 3 पीस, आपके पास लाजमी होना चाहिए 3 पीस है कम्प्लीट। तो वो क्योंकि इंटरव्यू के लिए, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो उधर बेहतर यही है कि आप सर्दी से ना ठट रहे हो। तो उधर कराची में सर्दी कोई नहीं है। जब मैं वापसी डेवो पे आ रहा था ना, तो डेवो टर्मिनल पे वो पंखे लगाए हुए, तो मैंने कहा कि यार ये सर्दी नहीं लग रही आपको? तो कहता है कि पीक पे अभी नीचे ही आएगी, इससे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती कराची में। उधर सर्दी नहीं है, गुजरांवाला में भी होगी या किसी और सेंटर में हो सकती है। कंप्लीट 3 पीस लो और इसमें डार्क कलर्स को प्रेफर करो। ब्लैक है, ब्लू है और मेरा ग्रे था। तो जो चीज़ आपको सूट करती है, ये लाल रंग ना पहना उधर, मेहरबानी करके यार। एक उसका भी है, PMA की ड्रेस है, ग्रे पैंट है, वाइट शर्ट है और ब्लू ब्लेज़र होता है, ब्लू कोट होता है उसका। तो आपको जो सूट करता है, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको बताती है, वो ले लो। घर वालों को तंग भी ना करो। और एक और ड्रेस पैंट जो 3 पीस के साथ ही चलती है, वो एक और ड्रेस पैंट ले लो। और 2 शर्ट्स आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मेरे पास एक ब्लैक थी, एक वाइट थी। इन 2 शर्ट्स, एक पैंट और एक 3 पीस, इसके साथ पूरी ISSB गुजारी है मैंने। एक PT किट उधर से भी मिल जाती है, इधर से लेके जाओ तो सबसे अच्छी बात है। तो उधर से भी मिल जाती है, वैसे उधर से वैसे वो शॉर्ट्स मिलते हैं, ट्राउज़र्स नहीं मिलते हैं। तो इधर से अगर सर्दी में जाओगे तो आपकी फैमिली आपको नहीं, आपके साथ नहीं देंगे आपका। तो फिर ये सारी ड्रेसिंग होगी। मेरे पास टाई एक ही थी, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, पहले दिन मैं गया हूँ तो मैंने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, नीचे टाई मैंने लगाई हुई थी। अराइवल पर मैं पहुँचा हूँ, सारा दिन हमें वो टाई, मैंने ज़ाहिर है सुबह 5:30 बजे उधर से रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ, उधर से मैंने शर्ट पहनी और रात को उतारी मैंने। अब वो मैंने धुलवा ली हुई थी। इसके अलावा मेरे पास एक और ब्लैक शर्ट भी पड़ी हुई थी। अब अगले दिन साइट टेस्ट था, तो मैंने ये जैकेट पहनी हुई थी। उधर हाल में गया हूँ, मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई, मैंने ये जैकेट उतार दी। तो मेरे पास सिर्फ शर्ट थी, टाई थी और पैंट थी, मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। अब ये चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी होती हैं, इतने ज़्यादा ड्रेसिंग का नहीं होता कि 3-3, 4-4 3 पीस भी लेके आए हुए थे। हालांकि वो 3 पीस बेकार थे, ना उनके कलर अच्छे थे, ना ब्रांड्स अच्छे थे। अगर बंदा आईफोन सपोर्ट कर सकता है, 3-4 3 पीस सपोर्ट कर सकता है, उससे बेहतर है बंदा एक अच्छा ले ले। वो डिप्टी बोले यार वाकई तुम्हारा बाप अगर 3 लाख महीने का कमाता है, तो तुम्हारा 3 पीस बोल रहा है कि मैं 3 लाख कमाता हूँ, मेरा बाप कमाता है, तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक अच्छा 3 पीस ले सकते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, एक लड़का, जब हम 29 को हमने निकलना था, एक लड़का इधर घर वाले जूते पहन के आया होगा, यार ये बात अच्छी नहीं है। अब अगर